एपिसोड 591 टू 600। अध्याय 591। विदाई समारोह के नियमों को तोड़ना। बेबीलोन के टावर की 9वीं मंजिल पर हुए युद्ध के बाद एक सप्ताह बीत गया। बुजुर्ग कुलपति ने अपने दाहिने हाथ के आदमी को सब कुछ संभालने और यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा था कि जेवियर के उत्तराधिकार को मुख्य और शाखा परिवारों के सभी उच्च पदस्थ सदस्यों द्वारा देखा जाए। इसमें सामंत और उनके अधीन सेवा करने वाले सेवक भी शामिल थे। 9वीं मंजिल एक बहुत विशाल क्षेत्र था। ये हेलन साम्राज्य और अनायशा राजवंश के संयुक्त आकार के बराबर था। अपने भाषण के दौरान जेवियर ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि उसके क्षेत्र से दास व्यापार को समाप्त कर दिया जाएगा। जो कोई भी इस कानून को तोड़ने का साहस करेगा, उसे उस क्षेत्र के संरक्षक के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इस घोषणा के तुरंत बाद दासों को उनके मालिकों द्वारा तुरंत मुक्त कर दिया गया, क्योंकि उन्हें विदाई कक्ष के प्रशासक द्वारा दंडित किए जाने का डर था। विलियम और शिफॉन ने इस उत्सव को अंत तक देखा। हालांकि जब जेवियर ने उन्हें भोज में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, तो हाफ एल्फ ने विनम्रतापूर्वक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विलियम ने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, हम यहाँ और अधिक देर नहीं रुक सकते। जेवियर ने सहमति में सिर हिलाया। उसे इस बात का अफसोस था कि जिन लोगों ने उससे यह पद हासिल करने में मदद की थी, वे अब जा रहे थे, लेकिन विलियम की निगाहों में दृढ़ निश्चय देखकर ट्रिस्टन कबीले के नए मुखिया ने उसे और देर तक रोकने की जिद नहीं की। मुझे लगता है मिस शिफॉन फिलहाल हमारे साथ ही रहेंगी, जेवियर ने कहा। चिंता मत कीजिए सर विलियम, मैं वादा करता हूं कि आपके वापस लौटने तक मैं उनका ख्याल रखूंगा। विलियम मुस्कुराया, लेकिन शिफॉन को पकड़े हुए उसका हाथ मजबूती से टिका रहा। हम साथ मिलकर अगली मंजिल पर जाएंगे, विलियम ने घोषणा की। मैं समझ गया, आप दोनों साथ में अगली मंजिल पर जाएंगे क्या? जेवियर ने विलियम को अचंभित होकर देखा। सर विलियम, ये बिछड़ने की मंजिल है। अगर आप उसे अपने साथ ले जाना भी चाहें, तो इस मंजिल के नियम आपको ऐसा करने से रोकेंगे। विलियम ने जेवियर के कंधे पर थपथपाया, लेकिन कुछ और नहीं कहा। उसने अचंभित मुखिया को एक संक्षिप्त इशारा किया और फिर उस टेलीपोर्ट गेट की ओर बढ़ गया जिससे वे अगली मंजिल पर जा सकते थे। जोड और यवेस ने इस दृश्य को बड़ी दिलचस्पी से देखा। उन्हें 9वीं मंजिल पर जो मनोरंजन देखने को मिला था, उसका उन्होंने भरपूर आनंद लिया था। अब जब विलियम और शिफॉन ने जाने का फैसला कर लिया, तो दोनों गार्डियन एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखने लगे। याद रखना, 1 महीने की तनख्वाह। जोड मुस्कुराया। तुम भी, उगवेई ने अपने कटोरे में रखे खीरे खाते हुए अपना सिर हिलाया। दूसरी ओर यवेस बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने अपनी जीभ हरे रंग की त्वचा वाले संरक्षक की ओर लहराई, जिसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट भाव था। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी, एव्स ने कहा। मुझे पूरी रकम चुका देना। दोनों रक्षक खिलखिला उठे, जबकि उनके बीच बैठा छोटा कछुआ बड़े चाव से खीरे का कटोरा खा रहा था। उगवेई मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह विलियम के स्वभाव को जानता था। आधा एल्फ ऐसा व्यक्ति था जो अपने प्रियजनों को कभी अकेला नहीं छोड़ता था। वह बस ये जानने के लिए उत्सुक था कि बाद वाला यवेस द्वारा अपने क्षेत्र में स्थापित कानूनों को कैसे दरकिनार करेगा। विदाई के तल पर किसी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं थी। खिलाड़ी जैसे ही इस तल पर पहुंचते, वे तुरंत अगले तल पर जा सकते थे। हालांकि उन्हें अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ना पड़ता था। ये वह क्रूर शर्त थी जिसे यवेस ने विदाई के फर्श पर उकेरा था, और जब से टॉवर हेस्टिया की दुनिया में आया था, तब से कोई भी इस कानून को तोड़ नहीं पाया था। उत्तराधिकार युद्ध के दौरान टेलीपोर्ट क्रिस्टल निष्क्रिय हो गया था। यवेस उब गया था, इसलिए उसने अगले तल पर जाने के इच्छुक लोगों को युद्ध की अवधि के दौरान समर्थन देने के लिए दोनों भाइयों में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य किया। अब जब उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया था, तो पोर्टल एक बार फिर सक्रिय हो गया था। विलियम ने शिफॉन की ओर मुंह किया और उसे कसकर गले लगा लिया। क्या तुम तैयार हो, शिफॉन? हाँ, मैं तैयार हूँ, बड़े भाई। विलियम मुस्कुराया और क्रिस्टल को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह छू पाता, उसने शिफॉन को अपने 1000 जानवरों के क्षेत्र में भेज दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि गुलाबी बालों वाली लड़की 1000 जानवरों के क्षेत्र में है, विलियम ने उसे अमर भूमि में भेज दिया। उसे यवेस के नियम की शक्ति का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने कोई जोखिम न लेने का फैसला किया। अमर भूमि के अपने नियम थे, जिसके कारण दुनिया के नियम उस पर कोई असर नहीं डाल सकते थे। बेशक अगर ये तरीका काम नहीं करता, तो विलियम 9वीं मंजिल पर वापस जाता और शिफॉन को अपने साथ 10वीं मंजिल पर ले जाने का कोई तरीका सोचता। जैसे ही विलियम का हाथ क्रिस्टल को छुआ, उसके आसपास की दुनिया प्रकाश से जगमगा उठी। कुछ ही सेकंड बाद वह पहाड़ की चोटी पर स्थित एक मंदिर जैसी दिखने वाली इमारत के सामने खड़ा था।
इससे पहले कि विलियम कुछ कर पाता, सिस्टम ने पुष्टि कर दी कि वह पहले से ही 10वीं मंजिल पर था और शिफॉन अभी भी अमर भूमि में थी। आधे एल्फ ने जल्दी से गुलाबी बालों वाली लड़की को अपने पास बुलाया और शिफॉन तुरंत प्रकट हो गई। क्या? प्रोजेक्शन देख रहे जोड और ईव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अतीत में भी ऐसे कई उदाहरण सामने आए थे जब लोगों ने वही किया था जो विलियम ने किया था। आमतौर पर शक्तिशाली व्यक्ति अपने निजी क्षेत्र स्थापित करने में सक्षम होते थे जहां वे जीव जंतुओं को रख सकते थे। कई व्यक्तियों ने सोचा था कि वे टावर की शक्तियों को चकमा दे सकते हैं और अपने साथियों को अपने निजी क्षेत्रों में रख सकते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह योजना बेबीलोन के टावर पर कारगर नहीं थी। यही कारण था कि जोड और यवेस को पूरा विश्वास था कि विलियम चाहकर भी शिफॉन की तस्करी नहीं कर सकता था। यह दृश्य देख रहा उगवे खिलखिलाकर हंसा और अपने दोनों दोस्तों को देखने के लिए अपना छोटा सा सिर उठाया। याद रखना, तुम दोनों इस महीने के अंत में मुझे अपनी मासिक तनख्वाह दे दोगे, उगवे ने मजाकिया अंदाज में कहा। हमारा पहले ही समझौता हो चुका है, इसलिए तुम दोनों कोई बहाना नहीं बना सकते। उपहार के लिए धन्यवाद। छोटे कछुए ने खिलखिलाते हुए टावर से कटी हुई गाजर का एक कटोरा मंगवाया। वह स्थिति के सुलझने से बहुत खुश था और मन ही मन विलियम और शिफॉन के लिए जय जयकार कर रहा था। जोड और यवेस ने एक दूसरे की तरफ देखा। पहले तो उन्हें लगा था कि उन्हें उगवे की मासिक तनख्वाह मुफ्त में मिल रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस छोटे कछुए ने शुरू से ही उन दोनों की तनख्वाह लेने की योजना बना रखी थी। हमारे साथ धोखा हुआ है, जोड हकलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस अचानक हुए घटनाक्रम पर हंसे या रोए। इव्स को भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। उसने अपने क्षेत्र में लागू किए गए कानूनों की दोबारा जांच की और एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इससे ये साबित हो गया कि विलियम अपने क्षेत्र के नियम को निष्पक्ष तरीके से दरकिनार करने में सक्षम था और उसे टावर से किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली थी। जोड और यवेस छोटे कछुए को वहीं छोड़कर टावर में मौजूद अपने संरक्षक मित्रों से बात करने के लिए जल्दी से चले गए। विलियम के किए पर दोनों को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों से विलियम के लिए मुश्किलें खड़ी करने को कहकर उससे बदला लेने का फैसला किया। दूसरी ओर उगवे ने टावर पर चढ़ रहे एक खिलाड़ी को रोकने के उन दोनों के प्रयास पर बस हंस दिया। यह तो नियति का ही खेल है, उगवे ने सोचा। शायद पिछले सैकड़ों वर्षों से चली आ रही यह गतिरोध जल्द ही टूट जाएगी। उगवे के पास भविष्य देखने की शक्ति नहीं थी। वह नहीं जानता था कि विलियम टावर पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकता है। फिर भी उसे पूरी उम्मीद थी कि विलियम ही एक नए युग की शुरुआत करेगा, न केवल बेबीलोन के टावर पर चढ़ने वाले खिलाड़ियों के लिए, बल्कि उन संरक्षकों के लिए भी जो इस दुनिया में आने के अपने उद्देश्य को लंबे समय से भूल चुके थे, जो अपने अंत के करीब थी। अध्याय 592, एक ऐसा अस्तित्व जिसने उनके प्रियजनों को खतरे में डाल दिया। विलियम को बेबीलोन के टावर पर चढ़ना शुरू किए 1 महीना बीत चुका था। रास्ते में उन्हें और शिफॉन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। कभी कभी उन्हें हर मंजिल पर शासक परिवारों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने पिछली मंजिलों पर अपने सहयोगियों के साथ जो किया था वह उनके लिए अनुचित था। जब ये दोनों इन विकट परिस्थितियों से निपट रहे थे, तब बेबीलोन के टावर के बाहर की दुनिया उत्साह से भरी हुई थी। मध्य महाद्वीप और उसके बाहर से कई प्रतिभाशाली लोग क्रेटोर साम्राज्य में एकत्रित हो गए थे। कई दिनों की तैयारियों के बाद टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस शुरू होने वाला था। आप सभी को शुभ दिन, सम्राट लियोनिडास ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज उन सभी अखाड़ों में गूंज उठी जहां विभिन्न साम्राज्यों, राज्यों, संप्रदायों और प्रभावशाली परिवारों के प्रतिभाशाली लोग एकत्रित हुए थे। इस गौरवशाली दिन युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा के खिताब के लिए लड़ाई शुरू होने वाली है। सम्राट लियोनिडास ने आत्मविश्वास से भरे चेहरे के साथ चारों ओर नजर घुमाई। आप सभी जो आज यहाँ खड़े हैं, न केवल अपने सम्मान के लिए बल्कि अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। मैं आपको लंबे चौड़े भाषण से बोर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी प्रतियोगिता शुरू करने के लिए उत्सुक हैं। तो बिना किसी देरी के मैं टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस के प्रारंभ की घोषणा करता हूं। आप सभी को शुभकामनाएं। आगामी मुकाबलों की तैयारी में खड़े प्रतिभागियों के बीच सैकड़ों मैदानों में जोरदार जयकारे गूंज उठे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की कुल संख्या चौंका देने वाली 428,069 थी। विभिन्न शक्तियों के सभी नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि टूर्नामेंट का पहला चरण एक शाही मुकाबला होगा। इन प्रतिभागियों में से पहले दिन केवल कुछ हजार ही बचे रहेंगे। क्रेटोर साम्राज्य ने 200 अखाड़े तैयार किए थे।
प्रत्येक अखाड़े में लगभग 2140 योद्धा तब तक आपस में लड़ेंगे जब तक कि केवल 10 ही शेष न रह जाएं। यह एक बेहद कठिन एलिमिनेशन राउंड था जिस पर सभी पक्षों ने सहमति जताई थी। फाइटरों को लॉटरी निकालने के लिए कहा गया था जिसके आधार पर उन्हें उनके संबंधित अखाड़ों में भेजा जाएगा। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वे उन 10 फाइटरों में शामिल होंगे जो टूर्नामेंट के अगले क्वालिफाइंग राउंड में पहुंचेंगे। जब दिन समाप्त होगा तब केवल 2000 योद्धा ही शेष रहेंगे। राजकुमारी सिडोनी और इयान क्रेटोर साम्राज्य के शाही परिवार के लिए निर्धारित वीआईपी बॉक्स में बैठे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर राजकुमारी वेनेसा और उनके जुड़वां भाई राजकुमार रेनियर बैठे थे। साम्राज्य की 2 अन्य राजकुमारियां, राजकुमारी हन्ना और राजकुमारी अमांडा, अपने नौकरों और दल के साथ अगले कमरे में थीं। अन्य राजकुमार अर्थात प्रिंस मैक्सिमिलियन, प्रिंस डेरिन, प्रिंस केविन और प्रिंस जेसन टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे। मेजबान और शाही परिवार के सदस्य होने के नाते उनका ये दायित्व था कि वे अन्य साम्राज्यों को ये दिखाएं कि क्रेटोर वंश युद्ध से पीछे नहीं हटता। असल में राजकुमारी सिडोनी टूर्नामेंट देखना नहीं चाहती थीं, लेकिन चूंकि उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश करने का फैसला किया जो संभवतः उनके सेवक के रूप में काम कर सकें। वह राजकुमारी जिसे न केवल दक्षिणी महाद्वीप में बल्कि क्रेटोर साम्राज्य में भी सबसे सुंदर के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ने कुलीन वर्ग के साथ साथ आम लोगों से भी कई प्रशंसक प्राप्त किए थे। यदि वह अतीत की राजकुमारी सिडोनी होती तो वह पलक भी नहीं झपकाती और इन प्रशंसकों को अपने नौकर बना लेती। लेकिन विलियम की प्रेमिका बनने के बाद अपने प्रियतम को पाने का उसका उद्देश्य अब पूरा हो चुका था। अब उनकी दिलचस्पी ऐसे उम्मीदवारों को खोजने में थी जो मध्य महाद्वीप में उनकी आंखें और कान बनकर काम कर सकें। राजकुमारी सिडोनी ने इस बात पर गहन विचार किया था कि वह मध्य महाद्वीप में विलियम का समर्थन कैसे कर सकती हैं। चूंकि उसे अपने गृहदेश फ्रीसिया साम्राज्य के गुप्तचर जगत को संभालने का पहले से ही अनुभव था, इसलिए सुंदर राजकुमारी ने एक जासूसी नेटवर्क बनाने का फैसला किया जो दुनिया के हर कोने तक फैला होगा। इस तरह वह महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर सकेगी जिसका विश्लेषण करके वह नए युद्ध क्षेत्र की भू राजनीतिक संरचना को समझ सकेगी, जहां वह पर्दे के पीछे से सत्ता की बागडोर संभालने वाली अंधकारमयी महारानी बनने का इरादा रखती थी। राजकुमारी सिडोनी प्रत्येक गुट के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के नामों को आलस्य से देख रही थी, तभी उसकी नजर अभिलेखों में एक परिचित चेहरे पर पड़ी। इयान, क्या तुम्हें यह व्यक्ति याद है? राजकुमारी सिडोनी ने चांदी जैसे भूरे बालों और नीली आंखों वाले एक नाजुक दिखने वाले किशोर लड़के के नाम और तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। केनेथ शिन एशले। इयान की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसने विलियम के पूर्व रूममेट का जाना पहचाना नाम और चेहरा देखा, जो हेलन रॉयल अकादमी में उसके साथ रहता था। यहाँ लिखा है कि वह सिल्वरमून महाद्वीप का प्रतिनिधि है, राजकुमारी सिडोनी ने केनेथ के जुड़ाव की ओर इशारा करते हुए कहा, जिससे उनके खूबसूरत चेहरे पर शिकन आ गई। क्या विल को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता है? ऐश ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। हालांकि जब वे हेलन रॉयल अकादमी में थे तब विल और केनेथ काफी करीबी दोस्त थे। वह विलियम के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक था। जलपरी को आज भी याद था कि विलियम और केनेथ कई साल पहले कैसे बातचीत करते थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। लेकिन जब दक्षिणी महाद्वीप पर महाद्वीपीय जादू का प्रकोप हुआ और हेलन साम्राज्य में अराजकता फैल गई, तो केनेथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। विलियम ने कई बार उसकी तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी खोज व्यर्थ साबित हुई। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपने बगल में रखे प्रोजेक्शन क्रिस्टल की सेटिंग्स को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट किया। जल्द ही 77वें अखाड़े की तस्वीर सामने आ गई। ये वही अखाड़ा था जहां केनेथ को तैनात किया गया था। उन्हें जिस व्यक्ति की तलाश थी उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। अखाड़े के दक्षिण पश्चिम कोने में नाजुक चेहरे वाला एक चांदी जैसे बालों वाला किशोर खड़ा था। हालांकि कई साल बीत चुके थे, लेकिन इयान के लिए विलियम के रूममेट को न पहचानना नामुमकिन था, जिसे वह लड़का हर जगह अपने साथ ले जाता था। आखिर तुम हो कौन? इयान ने सोचा जब उसने अपनी निगाहें सिकुड़ी। क्या तुमने उस समय विलियम को धोखा दिया था? क्या तुमने हमें धोखा दिया था? क्या तुम सिल्वरमून महाद्वीप की जासूस हो? इयान के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसे उनके जवाब पता नहीं थे। इस समय वह केनेथ को ऐसे घूर रही थी मानो उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश कर रही हो। राजकुमारी सिडोन लोगों की शारीरिक भाषा को समझने में माहिर थी। केनेथ के हाव भाव को देखकर ही वह समझ गई कि चांदी जैसे भूरे बालों वाला ये किशोर आसानी से हार मानने वाला नहीं है। चलिए हम उनसे बाद में बात करते हैं, राजकुमारी सिडोनी ने प्रस्ताव रखा। इयान ने सहमति में सिर हिलाया।
अगर उसका अनुमान सही था और केनेथ सचमुच सिल्वरमून महाद्वीप का जासूस था तो इसका केवल एक ही मतलब था। वो शुरू से ही विलियम को निशाना बना रहा था, इयान ने मुट्ठी भींचते हुए सोचा। अपने प्रेमी पर दूसरों की नजर होने के ख्याल से इयान को बहुत बुरा लगा। अगर मुमकिन हो तो वह केनेथ को अखाड़े से बाहर खींचकर उससे पूछताछ करना चाहती थी। हालांकि अभी वह समय नहीं था। चांदी जैसे भूरे बालों वाला वह लड़का सिल्वरमून महाद्वीप के प्रतिनिधियों में से एक था और उसके लिए परेशानी खड़ी करना एक राजनयिक विरोध में तब्दील हो सकता था। फिर भी दोनों लड़कियां अपने सवालों के जवाब मिलने तक चैन से नहीं बैठीं। वे अपने प्रियतम के लिए खतरा बने किसी भी अस्तित्व को जीवित नहीं रहने दे सकती थीं, भले ही वह विलियम के करीबी दोस्तों में से एक हुआ करता था। अध्याय 593 हिंसा का सहारा लिए बिना उत्तर खोजना। झगड़ा करना। रेफरी ने लड़ाई का संकेत दिया और पूरा अखाड़ा अराजकता में डूब गया। सभी लड़ाकों को निर्देश दिया गया था कि यदि संभव हो तो वे अखाड़े में किसी की भी हत्या न करें। हेलन रॉयल अकादमी के अखाड़े में जो हुआ था उसके विपरीत चैंपियंस टूर्नामेंट में मरने वाले दोबारा जीवित नहीं होंगे। अन्य साम्राज्यों, राज्यों, संप्रदायों और प्रभावशाली परिवारों को क्रेटोर साम्राज्य में खामियां निकालने से रोकने के लिए सम्राट लियोनिडास ने एक फरमान जारी किया था कि टूर्नामेंट में भाग लेने के इच्छुक सभी लोगों को मृत्यु त्यागपत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। इस समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बना रहे किसी भी प्रतिभागी की मृत्यु के लिए क्रेटोर साम्राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। सभी को अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी और उनके संबंधित राज्यों या संप्रदायों को टूर्नामेंट में लिखे गए नियमों का पालन करना होगा। अफसोस की बात है कि कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग भी थे जो दूसरों की जान लेने के लिए तरसते थे, इसलिए प्रतियोगिता के पहले दिन ही कई मौतें हो गईं। इनमें से अधिकतर मौतें राक्षसी महाद्वीप से आए विलक्षण प्रतिभावान लोगों के हाथों हुई। दुर्भाग्यवश मध्य महाद्वीप के कुछ प्रतिभाशाली योद्धा भी राक्षसों से घृणा करते थे, इसलिए उनके कृत्यों का उन्हें दंड भुगतना पड़ा। दानव महाद्वीप के 20 योद्धाओं में से केवल 13 ही बचे। उनमें से 2 को राजकुमार जेसन ने मार डाला, जो संयोगवश उन्हीं के साथ अखाड़े में मौजूद था। अन्य प्रतियोगियों की तरह राजकुमार जेसन के मन में भी दानवों और अर्धएल्फों के प्रति एक विशेष पूर्वाग्रह था। ये सौभाग्य की बात थी कि क्रेटोर साम्राज्य के 5वें राजकुमार के युद्ध क्षेत्र में कोई भी अर्धएल्फ मौजूद नहीं था। यदि कोई होता तो उसका भी वही हाल होता जो राजकुमार जेसन ने युद्ध में मारे गए राक्षसों का हुआ था। ये क्रूर प्रतियोगिता कई घंटों तक चली जब तक कि 10 प्रतिभागी शेष नहीं रह गए। 77वें अखाड़े में हो रही लड़ाई को देखते हुए राजकुमारी सिडोनी और इयान ने अपनी भौहें सिकोड़ी। ये केनेथ उतना सीधा साधा नहीं है जितना वह दिखता है, राजकुमारी सिडोनी ने बुदबुदाते हुए कहा। उसके बगल में बैठी इयान ने सहमति में सिर हिलाया। एलिमिनेशन राउंड के दौरान केनेथ अपनी जगह पर डटे रहे और हिले तक नहीं। हालांकि उनके आसपास मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए थे और उनके चारों ओर जमीन पर पड़े थे। राजकुमारी सिडोनी और इयान को समझ नहीं आ रहा था कि उस नाजुक दिखने वाले किशोर ने ये कैसे किया। वे बस इतना जानते थे कि केनेथ ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई, न ही एक उंगली उठाई, और फिर भी उस पर हमला करने की कोशिश करने वाले लोग ऐसे गिर पड़े जैसे उनकी डोरियां काट दी गई हो। यह देखना एक भयावह दृश्य था। केनेथ के रहस्यमय प्रदर्शन के कारण अन्य उम्मीदवार उससे दूर रहे क्योंकि वे आपस में ही बहस करते रहे। वे ऐसे व्यक्ति से लड़ना पसंद करते थे जो पलटवार कर सके, बजाय इसके कि वे ऐसे व्यक्ति से लड़े जो केवल स्थिर खड़ा रहे लेकिन फिर भी अपने आसपास के सभी लोगों को बेहोश कर दे। खिलाड़ियों के लिए केनेथ उनके अखाड़े में सबसे बड़ा खतरा था। किसी ने भी उसे चुनौती देने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे टूर्नामेंट के अगले चरण में पहुंचने के लिए शेष 9 स्थानों के लिए आपस में लड़ रहे थे। केनेथ बस खड़ा रहा, हाथ में एक छोटी चांदी की तलवार पकड़े हुए। उसने अपनी सतर्कता कम नहीं की और अपने आसपास के माहौल पर पूरा ध्यान दिया। राजकुमारी सिडोनी और इयान इस घटनाक्रम से बहुत निराश थे। दोनों लड़कियां मन ही मन चाहती थीं कि कोई केनेथ की पिटाई करे क्योंकि उसने अपने असली संबंधों के बारे में झूठ बोला था। 3 घंटे बाद 77वें अखाड़े में लड़ाई समाप्त हो गई और केनेथ बचे हुए 10 लोगों में से एक था। दोनों लड़कियों ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और जल्दबाजी में वीआईपी रूम से निकल गईं। वे केनेथ से जल्द मिलना चाहती थीं, इससे पहले कि वह सिल्वरमून महाद्वीप के दूतों के लिए निर्धारित विशेष अतिथि आवासों में लौट जाए। योजक चिन्ह। केनेथ अपने कमरे में वापस जा रहा था, तभी उसने 2 लोगों को अपनी ओर आते हुए देखा। उनमें से एक का रवैया उसके प्रति स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण था, जिसे देखकर किशोर ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये शायद पहले के कुछ प्रतिभागी हैं जो अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाए?
केनेथ ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। सोचो, इस टूर्नामेंट के पहले ही दिन मुझे मुसीबत में पड़ना पड़ेगा। अगर मास्टर को इसके बारे में पता चला तो वो मुझे जरूर डांटेगी। नाजुक दिखने वाला वह किशोर आह भरते हुए उस गली की ओर बढ़ा जहां उसे अपने दो पीछा करने वालों से निपटना था। जाहिर है, उसका इरादा उन्हें जान से मारने का नहीं था, बल्कि सिर्फ उन्हें बेहोश करने का था। केनेथ ने अपनी मौजूदगी मिटा दी और एक बैरल के पीछे छिप गया। जैसे ही वे दोनों लोग उसके पास से गुजरेंगे, वह तुरंत हमला करके वहां से भाग जाएगा। जैसे जैसे कदमों की आहट करीब आती गई, केनेथ ने हमले के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि जैसे ही वह अपनी योजना को अंजाम देने वाला था, कदमों की आहट रुक गई। केनेथ ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए वह वहीं स्थिर रहा। वे क्यों रुके? केनेथ ने सोचा। क्या उन्हें मेरी मौजूदगी का पता चल गया होगा? केनेथ ने तुरंत इस विचार को नकार दिया। वह अपनी उपस्थिति मिटाने में काफी कुशल था और उसे यकीन था कि केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही उसे ढूंढ सकते हैं। जब वह धैर्यपूर्वक अपनी अगली चाल की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। केनेथ, बाहर आओ, इयान ने कहा। हमें बात करनी है। जब केनेथ ने उस नाक बहने वाले समलैंगिक व्यक्ति की आवाज सुनी, जिसे विलियम अक्सर उनके कमरे में तब कोसता था जब वे अभी भी रूममेट थे, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हाफ एल्फ ने एस्ट के उस सेवक के प्रति अपनी झुंझलाहट कभी नहीं छिपाई थी, जो हमेशा उससे झगड़ा करता रहता था। उस समय विलियम के उदास चेहरे को देखकर केनेथ मन ही मन मुस्कुराता था। स्पष्ट था कि लाल बालों वाले उस किशोर को उस चिड़चिड़े लड़के से कोई लगाव नहीं था, जो उससे हमेशा बहस करता रहता था। केनेथ अपने छिपने की जगह से बाहर आया और अपने सामने खड़ी दोनों लड़कियों का सामना किया। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने इयान के बगल में खड़ी लड़की को भी पहचान लिया। वह उस खूबसूरत राजकुमारी को भला कैसे भूल सकता था जिसने हेलेन साम्राज्य को धमकी देने वाले दो राजवंशों के खिलाफ युद्ध के दौरान अपनी उपस्थिति से उन्हें सम्मानित किया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केनेथ ने इयान से पूछा। क्या तुम जानते हो कि मुझे विल कहाँ मिल सकता है? मुझे उससे बात करनी है। ये बहुत जरूरी है। राजकुमारी सिडोनी और इयान ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अपनी निगाहें अपने सामने खड़े किशोर लड़के पर वापस टिका दी। अगर आप बात करना चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। लेकिन यह इसके लिए सही जगह नहीं है। हमारे साथ आइए। राजकुमारी सिडोनी मुड़ी और गली से बाहर निकल गई। उनकी पहचान सर्वविदित थी, इसलिए उन्होंने अपना चेहरा ढकने के लिए नकाब पहन रखा था। हालांकि जैसे ही वे गली में मुड़े, उन्होंने आत्मरक्षा के लिए अपना नकाब हटा दिया। जब तक वह अपने लक्ष्य को देख पाती, तब तक वह उन्हें मोहित कर सकती थी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र केनेथ पर पड़ी, वह तुरंत समझ गई कि उसे मोहित करना अब संभव नहीं है। चूंकि यही स्थिति है, इसलिए उन्हें बैठकर बातचीत करनी चाहिए। शायद ऐसा करने से दोनों पक्ष हिंसा का सहारा लिए बिना अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकें। इयान ने केनेथ को घूरकर देखा और फिर राजकुमारी सिडोनी के पीछे जाने के लिए मुड़ गया। दूसरी ओर केनेथ ने दोनों लड़कियों के पीछे जाने से पहले अपना हथियार म्यान में रख लिया। वह समझ गया था कि दोनों उससे नाराज थीं। चांदी जैसे बालों वाला ये किशोर इयान की भावनाओं को तो समझ गया, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि राजकुमारी सिडोनी को भी ऐसा ही क्यों लग रहा था। जहां तक उसे पता था, उन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था। कोई बात नहीं, केनेथ ने दृढ़ निश्चय के साथ उन दोनों लड़कियों का पीछा करते हुए मन ही मन सोचा। मुझे जल्द ही जवाब मिल जाएंगे। अध्याय 594, मेरे बेहद खूबसूरत शरीर पर। डांसिंग लेडी पवेलियन में क्रेटोर साम्राज्य के शाही परिवार के लिए आरक्षित निजी कमरों में से एक में 3 लोग बैठे थे। जिस विषय पर वे बात करने वाले थे, उसे गोपनीय रखना आवश्यक था, इसलिए राजकुमारी सिडोनी ने एक आलीशान सराय में जाने का फैसला किया, जो केनेथ के आवास से ज्यादा दूर नहीं थी। तीनों ने चुपचाप चाय पी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई अलिखित नियम बना लिया हो कि वे चर्चा शुरू करने से पहले चाय पीना खत्म करेंगे। 10 मिनट बाद उनके कपों में रखी चाय खाली हो चुकी थी। राजकुमारी सिडोनी मुस्कुराए और बातचीत की पहल करने का फैसला किया। मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे से परिचय नहीं कराया है, राजकुमारी सिडोनी ने कहा। मैं सिडोनी वेल्फ फ्रीसिया हूँ। फ्रीसिया राज्य की राजकुमारी और सम्राट लियोनिडास की पोती। मैं विलियम की मंगेतर भी हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। राजकुमारी सिडोनी ने अभिवादन में हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। चूंकि केनेथ पर विलियम की जासूसी करने का संदेह था, इसलिए सुंदर राजकुमारी ने अपने सामने खड़े व्यक्ति के प्रति अधिक नरमी न बरतने का फैसला किया। केनेथ शिन एशले, केनेथ ने जवाब दिया। राजकुमारी सिडोनी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई।
केनेथ ने अभिवादन में हाथ भी नहीं मिलाया। वह समझ गया था कि दोनों लड़कियां उससे बहुत सावधान थीं, इसलिए उसने उनके साथ आने के अपने उद्देश्य पर ही कायम रहने का फैसला किया। क्या विलियम क्रीटोर साम्राज्य में है? केनेथ ने पूछा। इयान ने भौहें चढ़ाते हुए केनेथ के सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया, तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं आपको यह नहीं बता सकता। क्या संयोग है, मैं भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। इयान का जवाब सुनकर केनेथ के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। वह समझ गया था कि जब तक इयान हाफ एल्फ की तलाश का कारण नहीं बताएगा, तब तक वह विलियम के ठिकाने के बारे में उसे बताने का इरादा नहीं रखता। मैं आपको कारण नहीं बता सकता क्योंकि यह एक निजी मामला है, केनेथ ने जवाब दिया। उसे कुछ जवाब पाने के लिए समझौता करना पड़ा, इसलिए उसने राजकुमारी सिडोनी का सामना किया जो इयान की तुलना में कम आक्रामक लग रही थी। मैं केवल उन्हीं सवालों के जवाब दे सकता हूं जिनका जवाब देने में मैं सक्षम हूं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। राजकुमारी सिडोनी ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत खूब। राजकुमारी सिडोनी ने अपनी हथेलियों को आपस में दबाया और अपनी ठुड्डी उन पर टिका दी। फिर उन्होंने केनेथ को ऐसी पैनी नजरों से देखा जिससे केनेथ असहज महसूस करने लगा। हेलन साम्राज्य में क्या तुम मेरे मंगेतर की जासूसी कर रहे थे? हाँ, केनेथ ने तुरंत स्वीकार कर लिया। उसके पास इस बात से इनकार करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि सब कुछ पहले ही खत्म हो चुका था। मैंने स्वेच्छा से उस पर जासूसी करने का जिम्मा लिया ताकि दूसरे लोग उस पर जासूसी न कर सकें। जान लो कि जब मैं विलियम के साथ थी तो मैंने उसके किसी भी रहस्य को दूसरों के सामने उजागर नहीं किया। मैंने केवल वही बातें बताईं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता था ताकि मेरे परिवार के बड़े बुजुर्ग उस पर ज्यादा ध्यान न दें। राजकुमारी सिडोनी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। वह लोगों की शारीरिक भाषा को समझने में माहिर थी और केनेथ के शब्दों और कार्यों से उन्हें पता चल गया था कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। आप विलियम को ढूंढने के लिए क्रीटोर साम्राज्य आए थे, है ना? हाँ। क्यों? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। केनेथ ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से मेज पर थपथपाया। मुझे लगता है अब सवाल पूछने की मेरी बारी है, क्या आपको नहीं लगता? राजकुमारी सिडोनी ने मीठी मुस्कान दी क्योंकि उनके सामने जो व्यक्ति था वह बातचीत में उनसे कमतर नहीं था। यही कारण था कि उन्होंने सिर हिलाया और केनेथ के प्रश्न की प्रतीक्षा करने लगी। क्या विलियम यहाँ है? केनेथ ने पूछा। राजकुमारी सिडोनी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे मंगेतर इस समय किसी काम से बाहर गए हुए हैं और अभी साम्राज्य में मौजूद नहीं है। केनेथ ने भौहें चढ़ाईं लेकिन फिर भी सिर हिलाया। हालांकि वह लोगों को समझने में सिडोनी जितना माहिर नहीं था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि सुंदर राजकुमारी सच कह रही थी। क्या तुम दक्षिणी महाद्वीप में हुए युद्ध के दौरान एल्स के साथ थे? इयान ने बगल से पूछा। केनेथ ने अपनी निगाहें उस नाक बहने वाले समलैंगिक लड़के पर टिकाईं और फिर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं मानव विरोधी गुट में शामिल नहीं हुआ क्योंकि मेरा परिवार रूढ़िवादी गुट का हिस्सा है। साथ ही मैं नहीं चाहता था कि विल मुझसे नफरत करे, इसलिए मैं इस संघर्ष से दूर रहा। केनेथ की बातें सुनकर इयान की झुंझलाहट काफी कम हो गई। उसने उसे एल्स के बचे हुए लोगों में नहीं देखा था, जिससे ये साबित होता है कि उसने उस युद्ध में भाग नहीं लिया था जिसने हेलन साम्राज्य को लगभग तबाह कर दिया था। तो फिर युद्ध के दौरान आप कहाँ थे? कहीं आप किनारे खड़े होकर सब कुछ देख तो नहीं रहे थे? इयान ने पूछा। हाँ, केनेथ ने जवाब दिया, मैं किनारे से देख रहा था। मैंने दूर से ही लड़ाई को देखा, लेकिन मुझे इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी। विलियम वाकई कमाल का आदमी है ना? राजकुमारी सिडोनी मुस्कुराई। बेशक वह है। आखिरकार वो वही आदमी है जिसे मैंने चुना है। इयान कहना चाहता था कि उसने पहले उसे चुना था, लेकिन चूंकि वह सिल्वरमून महाद्वीप के एक जासूस के सामने ऐसा नहीं कह सकती थी, इसलिए उसने राजकुमारी सिडोनी को ही मुख्य भूमिका निभाने दी। विलियम कब लौटेगा? केनेथ ने पूछा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मुझे उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। राजकुमारी सिडोनी ने कुर्सी पर पीछे झुकने से पहले एक गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता कि वह कब लौटेगा, लेकिन उसे साम्राज्य छोड़े 1 महीना हो गया है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। केनेथ ने राजकुमारी के विलियम को बेहद याद करने वाली बात को नजरअंदाज कर दिया और केवल उस महत्वपूर्ण जानकारी पर ध्यान केंद्रित किया जो राजकुमारी ने उसे अभी अभी बताई थी। वह 1 महीने से ज्यादा समय से गायब था। केनेथ ने सोचा, आखिर वह कहाँ गया था? कमरे में कुछ मिनटों तक सन्नाटा छाया रहा। दोनों पक्ष एक दूसरे से और भी सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन किसी तरह वे इस बात पर सहमत हो गए कि आज के लिए उनकी चर्चा काफी हो चुकी है। राजकुमारी सिडोनी लंबे समय तक शाही निवास से बाहर नहीं जा सकती थी और वह केवल इयान को अपने साथ लेकर चुपके से बाहर निकली थी।
मौका मिलते ही हम आपसे दोबारा मिलने आएंगे, राजकुमारी सिडोनी ने खड़े होते हुए कहा। वह जाने ही वाली थी कि तभी उन्हें एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। वैसे क्या आप भी पुरस्कारों के लालच में आकर इस टूर्नामेंट में शामिल हुए हैं? राजकुमारी सिडोनी ने पूछा। विलियम की मंगेतर घोषित करने वाली राजकुमारी को देखकर केनेथ मुस्कुरा उठा। हालांकि उसे अभी भी संदेह था कि राजकुमारी सिडोनी सच कह रही है या नहीं, उसने फिलहाल उसकी बात पर विश्वास करने का फैसला किया। क्रेटोर साम्राज्य का सम्राट विजेता की एक इच्छा पूरी करेगा, है ना? केनेथ ने पलटकर पूछा। ओह, तो यही है तुम्हारा लक्ष्य? राजकुमारी सिडोनी मुस्कुराए। हाँ, दादाजी ने विजेता को एक वरदान देने की योजना बनाई है। बशर्ते वह उस वरदान को पूरा कर सके तो वह वरदान निश्चित रूप से प्राप्त होगा। केनेथ ने सिर हिलाया। तो इसका मतलब यह है कि वह विलियम के साथ तुम्हारी सगाई भी तोड़ सकता है ना? केनेथ का सवाल सुनकर राजकुमारी सिडोनी की मुस्कान फीकी पड़ गई। सफेद बालों वाला किशोर मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। फिर वह बेफिक्र होकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। हालांकि कमरे से निकलने से पहले उसने राजकुमारी सिडोनी की ओर एक बार फिर देखा और विदाई के शब्द कहे। भले ही मैं विलियम के साथ ज्यादा समय तक नहीं रहा, लेकिन मैं उसे इतना तो जानता हूं कि वह किसी लड़की को सिर्फ उसकी सुंदरता के कारण अपना प्रेमी नहीं बनाएगा, केनेथ ने टिप्पणी की। तुम्हारे गले में जो कॉलर है वह विलियम का था। मैं क्रेटोर शाही परिवार की परंपरा भी जानता हूं। मुझे नहीं पता कि विलियम से अपने गले में वह पट्टा डलवाने के लिए तुमने किस तरह की चाल चली, लेकिन इतना जान लो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि दूसरे लोग उसकी दयालुता का फायदा उठाएं। केनेथ ने दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। हालांकि दरवाजा बंद होने से पहले उसने कुछ और शब्द कहे जिन्हें सुनकर सिडोनी का मन किया कि वह उसका गला घोंट दे। विलियम तुम्हारे लायक नहीं है, केनेथ ने आगे कहा। मैं उससे तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लूंगा। दरवाजा बंद हो गया और अंदर एक लाल लाल राजकुमारी खड़ी रह गई, मानो वह खून की प्यासी हो। इयान, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, ने अपनी हंसी दबाते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। वह लंबे समय से राजकुमारी सिडोनी को विलियम की प्रेमिका के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, इसलिए केनेथ की बातों से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हालांकि केनेथ के एक तरफा मजाक को सुनकर उसकी सहेली के चेहरे के हावभाव देखने लायक थे। स्पष्टतः षड्यंत्रकारी राजकुमारी नहीं चाहती थी कि विलियम के साथ उसकी सगाई किसी के द्वारा तोड़ी जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि राजकुमारी सिडोनी के मन में इस समय एक गहन आंतरिक विचार विमर्श चल रहा था। वो लड़का डार्लिंग से हमारी सगाई तोड़ना चाहता है, मेरी इस बेहद खूबसूरत देह पर। सिडोनी, चलो उस आदमी को मरवा देते हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मोर्गाना गुस्से से आग बबूला थी। विलियम के 18वें जन्मदिन पर उसके साथ पहली बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों लड़कियां सचमुच दिल और शरीर से उसकी स्त्रियां बन चुकी थीं। वे अपनी सगाई को टूटने नहीं देंगी, चाहे इसे तोड़ने वाला क्रेटोर साम्राज्य का सम्राट ही क्यों न हो। चिंता मत करो, वो टूर्नामेंट नहीं जीतेगा, राजकुमारी सिडोनी ने जवाब दिया। मैं उसे हर हाल में जीतने नहीं दूंगी। वो सुंदर दिखने वाला कमीना, वो हमारे रास्ते में क्यों आ रहा है? जब मोर्गाना बड़बड़ा रही थी तभी अचानक उसके दिमाग में एक संभावना उभर आई। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वह और क्या है? क्या वह भी ऐश की तरह शापित है? शायद वह भेस बदलकर आई हुई लड़की है। ठीक है, चलो उसे मार डालते हैं। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट अल्पविराम क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मोर्गाना विरोध करना चाहती थी कि उसने पहले ही यह प्रस्ताव रखा था, लेकिन उसके साथी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। अब जब उसने कहा कि केनेथ भी इयान की तरह शापित हो सकता है, तो राजकुमारी सिडोनी ने उस चांदी जैसे बालों वाले सुंदर लड़के को रास्ते से हटाने के लिए अपनी रणनीति बदल दी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आप उसे खत्म करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले ये पता लगा ले कि वह विलियम को क्यों ढूंढ रहा है। वह उससे जिस भी बारे में बात करना चाहता था वह काफी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। राजकुमारी सिडोनी ने मोर्गाना की सलाह से सहमति जताई और वादा किया कि अगली मुलाकात में वह केनेथ से कुछ जवाब निकलवाने की पूरी कोशिश करेगी। उसने विलियम की प्रेमिका बनने के लिए कड़ी मेहनत की थी और वह किसी को भी, यहां तक कि क्रेटोर साम्राज्य के सम्राट को भी, अपनी खुशी के रास्ते में आने नहीं देगी। अध्याय 595। बड़े भाई, मैं तुम्हें जल्द ही खाना चाहता हूं। राजकुमारी सिडोनी ने विलियम के होठों को जोश से चूमा। विलियम बेबीलोन की मीनार पर चढ़ाई करने में इतना व्यस्त था कि काफी समय से दोनों के बीच अंतरंगता का क्षण नहीं बीता था। जब दोनों एक दूसरे को प्यार से चूम रहे थे, विलियम का बायां हाथ ऐश के सिर पर टिका हुआ था। जलपरी नन्हे विलियम को चूमने में व्यस्त थी, जो उसका ध्यान पाने के लिए बहुत उत्सुक था।
कुछ मिनट बाद ऐश विलियम के ऊपर बैठ गई और धीरे धीरे अपनी कमर हिलाने लगी। राजकुमारी सिडोनी ही अकेली नहीं थी जो उससे प्रेम करने के लिए बेताब थी। खूबसूरत जलपरी भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब से उसने और राजकुमारी सिडोनी ने पहली बार विलियम के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, तब से दोनों ने मिलकर विलियम को आपस में बांटने की योजना बना ली थी। मौजूदा व्यवस्था पर दोनों खूबसूरत लड़कियों ने पहले ही सहमति जता दी थी, जिससे विलियम बहुत खुश था। कुछ देर तक शारीरिक संबंध बनाने के बाद तीनों बिस्तर पर लेट गए और दोनों लड़कियां विलियम की छाती पर सिर रखकर आराम कर रही थीं। तीनों अपने इस अंतरंग पल से बेहद संतुष्ट थे और अब क्रेटोर साम्राज्य में केनेथ की वापसी के बारे में बातें कर रहे थे। क्या उसे मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है? विलियम ने पूछा। मोर्गाना ने सिर हिलाया। सिडोनी की सहनशक्ति समाप्त होने के बाद मोहक चुड़ैल ने वह काम पूरा किया जो उसकी दूसरी आधी ने शुरू किया था। कम से कम उसने तो हमें यही बताया, मोर्गाना ने जवाब दिया। अब हमें आगे क्या करना चाहिए, डार्लिंग? विलियम ने आगे क्या करना है इस बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर वह अपने दोनों प्रेमियों की बातों पर विश्वास करे तो केनेथ का दक्षिणी महाद्वीप में आने का उद्देश्य उसके परिवार के बुजुर्गों की ओर से उस पर जासूसी करना था। उस अर्ध एल्फ को पहले से ही इस बात का आभास था। फिर भी हेलन रॉयल अकादमी में रहते हुए उसने केनेथ को अपने पास रहने दिया। इसका कारण सीधा साधा था, किसी न किसी वजह से उसे लगा कि केनेथ का उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। जासूस होने के बावजूद वह केवल सही जानकारी ही देता था, विलियम के गहरे रहस्यों के बारे में कुछ नहीं बताता था। इसी वजह से उसके परिवार के बड़े बुजुर्ग उस लाल बालों वाले किशोर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उनके मन में उसके प्रति राय तभी बदली जब उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप में घटी घटनाओं की रिपोर्ट पढ़ी। इसी वजह से उन्होंने उसके प्रति अपना रुख बदल दिया और उसे अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखने का आदेश दिया। शायद वह मुझे ये चेतावनी देने आया है कि एल्व्स छुपकर मुझ पर हमला करने वाले हैं, विलियम ने सोच विचार करने के बाद कहा। दक्षिण महाद्वीप में मैंने जो कुछ किया उससे वे जरूर नाराज हो गए हैं। राजकुमारी सिडोनी और ऐश ने एक साथ सिर हिलाया। अगर अतीत में एल्फ जाति विलियम को एक दयनीय अर्धएल्फ समझती थी, तो अब वे उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिस पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। सिल्वर मून महाद्वीप में हाफ एल्फ और एल्फ के बीच संबंधों को सुधारने के लिए आवन को मध्यस्थ बनाने की भी चर्चा चल रही थी। सभी एल्फ दक्षिणी महाद्वीप पर आक्रमण करने वाले कुलों का समर्थन नहीं करते थे। ऐसी अफवाहें भी फैल रही थीं कि विलियम को अपने पिता की तरह कालकोटरी विजेता का पद विरासत में मिला है। इससे एल्फ परिषद के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि यह एक ऐसा खतरा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे पहले ही देख चुके थे कि एक डंजन कॉन्करर क्या कर सकता है। अगर उन्हें उसे अपना दुश्मन बनाना था तो उन्हें अंधकार के राजकुमार के प्रकट होने का इंतजार नहीं करना था। विलियम ही काफी था, अगर वह चाहे तो उनके महाद्वीप को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। अन्य संरक्षक, विशेषकर एस्किलोर और जिफॉन्ट संरक्षक हिरण, इस बात पर अड़े थे कि एल्व्स को विलियम के साथ शांति स्थापित करने के लिए एक दूत भेजना चाहिए। दोनों युद्ध के मोर्चे पर रहे थे और विलियम की मरे हुए सैनिकों की सेना की शक्ति का अनुभव कर चुके थे, जिसे देखकर आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ड्राउम अपने क्षेत्र में एकांत में बैठा था और बाहर आने से इनकार कर रहा था। सेफेरोन के गायब होने का प्राचीन गोलेम पर गहरा असर पड़ा था, क्योंकि वे दोनों हजारों वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। शायद सिल्वर मून महाद्वीप के नियमों के कारण सेफेरोन के गायब होने से एक घटना घटित हुई हो। अन्य संरक्षकों की अनुपस्थिति में सिल्वर मून महाद्वीप की रक्षा के लिए शेष बचा एकमात्र संरक्षक एक अर्धदेवता में परिवर्तित हो गया था। एंट राजा माइरेंडोर कभी एक विश्व वृक्ष था। हजारों वर्षों तक जीवित रहने के बाद उसके शरीर से एक बीज का जन्म हुआ। इस बीज ने उसकी अधिकांश शक्तियों को ग्रहण कर लिया, जिससे वह विकसित हो सका। अपनी शक्ति खो देने के बाद एल्व्स ने सोचा कि विश्व वृक्ष मर गया है, और उन्होंने उसकी जगह लेने वाले नए पौधे की देखभाल करने की पूरी कोशिश की। सैकड़ों वर्षों बाद पहला विश्व वृक्ष अपने खोखले खोल से बाहर निकला और एक एंट के रूप में नए सिरे से जन्म लिया। अब इसी एंट को सिल्वर मून महाद्वीप का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और वह एक अर्धदेव में परिवर्तित हो गया था, जिसने सेफेरोन की जगह लेकर एल्फ जाति के लिए समर्थन के स्तंभ के रूप में कार्य किया। सिडोनी, मोर्गाना, मैं केनेथ को तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, विलियम ने कहा। उसे चोट मत पहुंचाना, ठीक है? वह मेरे गिने चुने दोस्तों में से एक है। जासूस के रूप में उसके इतिहास को देखते हुए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार अगर एल्फ मुझसे दोबारा पंगा लेना चाहें तो उन्हें 3 बार सोचना पड़ेगा। समझ गई, मोर्गाना ने जवाब दिया। प्रिय, अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते?
मोर्गाना ने अपने मन की बात पूरी नहीं की क्योंकि वह ऐसी संभावना के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। विलियम, जो उसके वाक्य समाप्त होने का इंतजार कर रहा था, ने भौहें चढ़ा ली। क्या बात है? विलियम ने पूछा। क्या तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, मोर्गाना ने जवाब दिया। मैंने जो कहा उसे भूल जाओ, डार्लिंग। आंखें बंद किए हुए ऐश ने धीरे धीरे आंखें खोलकर मोर्गाना की ओर देखा। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखकर सहमति जताई। दोनों ने इस संभावना पर चर्चा की थी कि कहीं केनेथ भी ऐश और इसहाक की तरह शापित न हो। अगर वाकई ऐसा होता तो वे ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते कि चांदी जैसे बालों वाला किशोर उनके प्रियजन के लिए खतरा न बने। कुछ मिनट बाद विलियम दोनों लड़कियों को अपनी बाहों में लिए सो गया। बेबीलोन का टावर बेहद कठिन था और अपने तुरुप के पत्तों के बावजूद भी चुनौतियां उसके लिए काफी मुश्किल साबित हुई। हालांकि अग्नि परिवार ने विलियम का पीछा करने के लिए उच्च अधिकारियों को भेजना बंद कर दिया था, लेकिन अन्य शासक परिवारों ने विलियम और शिफॉन पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। इसी वजह से दोनों को हर दिशा से संभावित हमलों से हमेशा सतर्क रहना पड़ता था। राजकुमारी सिडोनी और ऐश ने विलियम के सोते हुए चेहरे को कोमल निगाहों से देखा। तृप्ति होने के बाद दोनों महिलाओं ने एक ही समय में अपने प्रिय के गालों को चूमा और फिर सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। विलियम के विला के अतिथि कक्ष में सो रही शिफॉन अपने बड़े बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वह हमेशा लाल बालों वाले किशोर के बगल में सोती थी और अकेले सोने से उसे असहज महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके जीवन में कुछ कमी थी। शिफॉन ने अपनी बाईं बाह से अपनी आंखें ढकते हुए आह भरी। वह जानती थी कि विलियम राजकुमारी सिडोनी और ऐश के साथ रात बिताने वाला है। गुलाबी बालों वाली लड़की ने उनके साथ सोने की जिद की थी, लेकिन विलियम की दोनों प्रेमिकाओं ने विनम्रता से मना कर दिया था। दोनों महिलाओं ने शिफॉन से कहा कि वे सुबह तक विलियम के साथ रहना चाहती हैं और विनम्रतापूर्वक उनसे अनुरोध किया कि वे उस दौरान उन्हें परेशान न करें। शिफॉन, जिसका पहले कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था, इस बात से अनजान थी कि वह उनके साथ बिस्तर पर क्यों नहीं जा सकती। फिर भी उसने अपने दोस्तों के अनुरोध का सम्मान किया क्योंकि उन्होंने भी उसका बहुत ख्याल रखा था। काश सुबह जल्दी आ जाए, शिफॉन ने मन ही मन आह भरते हुए सोचा। बड़े भाई, मैं तुम्हें जल्दी खाना चाहती हूँ। अध्याय 596। चावल पहले ही पक चुका है। टूर्नामेंट के पहले एलिमिनेशन राउंड को 2 दिन बीत चुके थे। बैटल रॉयल में बचे 2000 प्रतिभागियों को अपनी चोटों से पूरी तरह उबरने के लिए एक दिन का आराम दिया गया था। बेशक उन्हें क्रेटोर साम्राज्य के पुरोहितों से उचित उपचार मिला, इसलिए वे सभी अपनी चोटों से उबर गए थे। उन्हें अगले मुकाबले से पहले अपनी क्षमता को चरम स्तर तक पहुंचाने के लिए एक दिन का आराम दिया गया था। 2000 प्रतियोगियों को एक बार फिर से उन 200 मैदानों में विभाजित किया गया जो युद्ध के लिए तैयार किए गए थे। इस बार प्रत्येक अखाड़े में 10 लोग थे। 5 आमने सामने के मुकाबले होंगे। विजेता टूर्नामेंट के तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। चैंपियंस टूर्नामेंट एक भव्य आयोजन था। इसका मतलब ये था कि मध्य महाद्वीप के लगभग सभी व्यापारी उत्सवों का लाभ उठा रहे थे और क्रेटोर साम्राज्य की राजधानी में व्यापार कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से साम्राज्य को उनकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा ही मिलता था। यही कारण था कि सम्राट लियोनिडास ने प्रतिस्पर्धा की गति को नियंत्रित करने और समय के साथ साथ अधिक लाभ सुरक्षित करने की योजना बनाई थी। अन्य शासकों को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान न देने का फैसला किया। उन सभी ने मिलकर यह तय किया कि टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस एक नियमित आयोजन होगा, जिसकी मेजबानी अलग अलग साम्राज्य हर 3 साल में करेंगे। हालांकि वे सम्राट लियोनिडास द्वारा अर्जित वर्तमान धन संपत्ति से काफी ईर्ष्या करते थे, लेकिन उन्होंने अपने लालच को उस समय की तैयारी में संयमित रखा जब उनके गृह क्षेत्र में इस आयोजन की मेजबानी करने की उनकी बारी आएगी। केनेथ अखाड़े में खड़ा होकर अपने प्रतिद्वंदी को घूर रहा था। उसका सामना दानव जाति के उम्मीदवारों में से एक से हो रहा था। हमेशा की तरह सभी ने अपने अपने निर्धारित अखाड़े चुनने के लिए एक मतपत्र निकाला। संयोगवश केनेथ का सामना एक ऐसे दानव से हुआ जिसने पहले ही दिन कई लोगों को मारकर कुख्याति अर्जित कर ली थी। लगता है आज तुम्हारा मनहूस दिन है, एल्फ। दानव ने केनेथ को सिर से पैर तक देखते हुए हंसते हुए कहा। काश तुम लड़की होते। अगर होते तो तुम्हें बेहोश करने के बाद मैं तुम्हें जरूर अपने कमरे में ले जाता। राक्षस ने कामुकता से खिलखिलाकर हंसा, जिससे केनेथ ने भौहें चढ़ा ली। रेफरी ने लड़ाई शुरू करने का इशारा करने से पहले दोनों लड़ाकों को गौर से देखा। जैसे ही उसने इशारा दिया, दानव अपनी जगह से गायब हो गया और केनेथ के पीछे तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ फिर से प्रकट हो गया।
दानव जाति के विलक्षण प्रतिभावानों में से एक होने के नाते लोगों को मारने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। इसका कारण अंतरिक्ष को नियंत्रित करने की उसकी क्षमता थी। दानव स्वामी ने उसकी क्षमता को पहचाना और उसकी प्रतिभा को निखारने का निर्णय लिया। इसी कारण वह बहुत तेजी से अपने पद में वृद्धि करने में सक्षम हुआ। दानव स्वामी ने क्रेटोर साम्राज्य में भेजे गए अपने 10 राक्षसी किशोरों को आदेश दिया था कि वे जितने हो सके उतने लोगों को मार डालें। इसके पीछे उसका दोहरा उद्देश्य था। पहला कारण ये था कि यह सबको ये दिखाने का सबसे कारगर तरीका था कि उनसे डरना चाहिए। दूसरा तरीका था युवा प्रतिभावानों को मारकर साम्राज्यों को कमजोर करना। दानवों की भूमि में प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बारे में एक प्रचलित कहावत थी, एक मृत प्रतिभा अब प्रतिभा नहीं रह जाती। राक्षसों द्वारा एल्व्स पर युद्ध की घोषणा करने से पहले राक्षसी महाद्वीप में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। अब जब उनके प्रतिभाशाली व्यक्तियों की संख्या कम हो गई थी, तो उन्होंने एक दूसरे को मारना बंद कर दिया और अपनी संख्या को यथासंभव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। राक्षसी महाद्वीप में गुलामों की बहुत मांग थी। गुलामों के व्यापारी अपने माल को बेचने के लिए वहां जाने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, जिसे वे दुनिया भर से पकड़ते थे। अंतरिक्ष पर शासन करने वाला दानव एक ऐसे दानव और एक ऐसी स्त्री के मिलन से उत्पन्न संतानों में से एक था, जो जन्मजात प्रबल जादुई शक्ति से संपन्न थी। दुर्भाग्यवश उसके प्रतिद्वंद्वियों ने उसे धोखा दिया और उसे दास व्यापारियों को बेच दिया, जिसके कारण वह दानव महाद्वीप में आ पहुंची। वह उन कई लोगों में से एक थी जो दुर्भाग्यवश विभिन्न कारणों से गुलाम बना लिए गए और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिए गए। जब दानव उस सुंदर लड़के केनेथ की पीठ में छुरा घोंपकर उसकी जान लेने ही वाला था, तभी उसने महसूस किया कि उसका शरीर सुस्त पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था मानो अंतरिक्ष की शक्ति होने के बावजूद भी वह सामान्य गति से 30 गुना धीमी गति से चल रहा हो। परलोक में अपने पापों का प्रायश्चित करो। शरीर से सिर अलग होने से पहले दानव ने यही आखिरी बात सुनी थी। केनेथ ने अपनी छोटी तलवार को झटका दिया, जिससे खून का धब्बा जमीन पर जा गिरा। वह हत्या करने में आनंद नहीं लेता था। हालांकि अगर उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से होता जो मृत्यु का पात्र होता, तो वह उसके कष्टों को समाप्त करने और उसे नरक में भेजने में जरा भी संकोच नहीं करता। मैच देख रहे दर्शक केनेथ को अचंभित भावों से देखने लगे। उन्होंने देखा कि चांदी जैसे बालों वाला किशोर बड़ी सहजता से अपनी तलवार पीछे की ओर घुमा रहा था। उसके बाद राक्षस का सिर धड़ से अलग हो गया और कुछ ही सेकंड में युद्ध समाप्त हो गया। राजकुमारी सिडोनी और इयान, जो केनेथ की लड़ाई को ध्यान से देख रहे थे, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। उन्हें केनेथ की चाल में कुछ भी खास नहीं दिखा। उसने बस एक साधारण वार किया और मैच वहीं खत्म हो गया। उन्होंने उसे किसी भी तकनीक या जादुई क्षमता का उपयोग करते हुए भी नहीं देखा। केनेथ ने अपनी तलवार म्यान में रखी और स्थिर कदमों से अखाड़े से बाहर निकल गया। उसके गुरु ने उसे दुनिया में वास्तविक जीवन का अनुभव प्राप्त करने के लिए भेजा था, इसलिए उसने विलियम से मिलने के लिए दक्षिणी महाद्वीप जाने का फैसला किया। अब जब हाफ एल्फ मध्य महाद्वीप चला गया था, तो केनेथ ने उसका अनुसरण करने का फैसला किया। उसके लिए विलियम की देखभाल करना उसका कर्तव्य था, क्योंकि उसके स्वामी सिल्वरमून महाद्वीप छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें राजकुमारी सिडोनी द्वारा आधे एल्फ को अपना मंगेतर बनाने का छल भी पसंद नहीं आया। केनेथ को ये कपटपूर्ण तरीके बेहद घृणित लगे और उन्होंने विलियम को उस धूर्त राजकुमारी के चंगुल से मुक्त कराने की कसम खाई। उसे इस बात का पता नहीं था कि विलियम राजकुमारी सिडोनी को अपनी प्रेमिका के रूप में पहचान चुका था और यहाँ तक कि उसका पहला प्रेमी भी बन चुका था। भले ही चांदी जैसे बालों वाला ये किशोर टूर्नामेंट जीत जाए और सम्राट लियोनिडास से सगाई तोड़ने का अनुरोध कर ले, फिर भी दोनों का रिश्ता पहले ही गहरा हो चुका था। चावल पहले ही पक चुका था और केनेथ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कच्चा नहीं किया जा सकता था। नोट: अगर आप लोग इस मुहावरे से परिचित नहीं हैं कि चावल पक गया है का मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है कि काम हो चुका है। इसका तात्पर्य यौन संबंध बनाने या कौमार्यक होने से है। चूंकि यह पहले ही खो चुका है, इसलिए इसे वापस नहीं पाया जा सकता। क्या हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए? राजकुमारी सिडोनी ने अपने बगल में बैठे इयान की ओर देखते हुए पूछा। इयान ने कुछ देर सोचने के बाद सिर हिलाया। विलियम ने उन्हें केनेथ के करीब जाने और उसके पूर्व रूममेट के उसे ढूंढने के असली कारण का पता लगाने का काम सौंपा था। हाफ एल्फ ने दोनों महिलाओं को केनेथ को नुकसान पहुंचाने और उसके खिलाफ साजिश रचने से भी मना किया था। दोनों अनिच्छा से विलियम के आदेश पर सहमत हो गए और वादा किया कि वे कोई भी लापरवाही भरा काम नहीं करेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि अगर उन्हें पता चलता कि केनेथ उनसे झूठ बोल रहा है तो वे मामले को हल्के में लेंगे। अगर हम उससे कुछ जवाब निकलवा सके तो बेहतर होगा, इयान ने जवाब दिया।
विल ने कहा कि केनेथ उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है, लेकिन हमें इसकी पुष्टि करनी होगी कि यह सचमुच सच है या नहीं। हमारा प्रेमी लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है और यह बात मुझे चिंतित करती है। राजकुमारी सिडोनी ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों एक बार फिर शहर की ओर चल पड़े, जहां चांदी जैसे बालों वाला किशोर पहले से ही उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 597। शिफॉन का पहला मछली पकड़ने का अनुभव। शिफॉन और विलियम इस समय बेबीलोन के टावर की 20वीं मंजिल पर थे। अगली मंजिल पर जाने के लिए उन्हें झील में कुछ दुर्लभ मछलियां पकड़नी होंगी और उन्हें परीक्षक के सामने पेश करना होगा। ये परीक्षण व्यक्तिगत रूप से या समूह में किया जा सकता है। कुल्स को पकड़ी गई मछलियों की संख्या और उनकी दुर्लभता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। विलियम और शिफॉन ने अपनी मछली पकड़ने की डोरियां लीं और अपने लिए निर्धारित मछली पकड़ने के क्षेत्र में खड़े हो गए। वे अपने मछली पकड़ने के स्थान पर अकेले नहीं थे, क्योंकि वहां कई अधेड़ उम्र के पुरुष भी मौजूद थे। ये पुरुष कई वर्षों से फ्लो ऑफ एंगल्स में रह रहे थे। ये वे लोग थे जिन्हें मछली पकड़ने का शौक था और उन्होंने टावर पर खतरनाक चढ़ाई को छोड़ने का फैसला किया और अपना जीवन अपने शौक यानी मछली पकड़ने में बिताने का निर्णय लिया। शिफॉन समूह में इकलौती लड़की थी और वह बहुत प्यारी और मनमोहक थी। इसी वजह से मिलनसार चाचाओं ने उससे दोस्ती कर ली और छोटी बच्ची को मछली पकड़ने वाली छड़ी पर चारा लगाना सिखाते हुए उससे बातचीत करने का फैसला किया। मछली पकड़ने के मामले में विलियम भी शिफॉन की तरह ही अनभिज्ञ था। हालांकि उसके पास अटलांटिस का कालकोटरी था, लेकिन उसने कभी भी मछली पकड़ने के लिए छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था। यह पहली बार था जब वह पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने की कोशिश करने जा रहा था और वह इसके लिए बहुत उत्सुक था। जब मैं जवान था तब लोग मुझे मास्टर बैटर कहते थे, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने शिफॉन को चारा सही जगह पर रखने का तरीका बताते हुए कहा। मेरे शहर में सबसे दुर्लभ मछलियों को पकड़ने के लिए सबसे अच्छा चारा चुनने में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कई बार चुनौती मिली है, लेकिन कोई भी मुझे हरा नहीं पाया। आप कमाल के हैं अंकल, शिफॉन ने जवाब दिया। मैंने पहले कभी मछली पकड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये बहुत मजेदार लगता है। हाँ, मास्टर बैटर हंसते हुए बोले। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम आसानी से परीक्षा पास कर लोगे। मेरे पास दुर्लभ चारा है, मैं तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। वाह, धन्यवाद अंकल। हा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पास खड़े अधेड़ उम्र के पुरुषों में से एक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस बदमाश की बातों पर विश्वास मत करो प्रियतमा। हो सकता है कि यह पहले अच्छा रहा हो, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि यह मुझसे मेरे सुनहरे दिनों में नहीं मिला था। मेरा नाम मिस्टर क्विकी है। जैसे ही मैं मछली पकड़ने का कांटा फेंकता हूं, मछलियां मधुमक्खियों की तरह शहद की ओर खींची दौड़ाती हैं। अगर यहाँ कोई है जो आपको मछली पकड़ना सिखा सकता है, तो वह मैं ही हूं। मास्टर बैटर ने शरारती अंदाज में हंसते हुए कहा, जल्दी करना हमेशा अच्छा नहीं होता। मछली पकड़ने का सही तरीका है अपने शिकार को समझने के लिए समय निकालना। अगर आप आसानी से मछली पकड़ भी लेते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है। मछली पकड़ने वालों के बीच अंक इस बात पर निर्भर करते हैं कि मछली कितनी दुर्लभ है। चुप रहो बूढ़े, मिस्टर क्विकी ने घूरते हुए कहा। तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि मैं तेज हूं। मास्टर बैटर ने ताना मारा, तुम भी तो बूढ़े हो। अगर तुम जल्दी काम कर लेते हो तो क्या हुआ, इसलिए तो तुम अभी तक कुंवारे हो। तुम तो लड़कियों को भी संतुष्ट नहीं कर पाते। मास्टर बैटर के बारूदी सुरंग पर पैर रखने से मिस्टर क्विकी को लगभग दिल का दौरा पड़ गया था। अतीत में उनके कई रिश्ते रहे थे, लेकिन कोई भी लंबे समय तक नहीं चला। वे जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी चले गए। तुम सचमुच मुसीबत मोल ले रहे हो, मिस्टर क्विकी चिल्लाए। क्यों न हम एक मुकाबला करें? यहीं, अभी, देखते हैं कि हम में से असली खिलाड़ी कौन है। हाँ, मैं तुमसे नहीं डरती। शिफॉन, एक तरफ हट जाओ। देखो मैं इस मूर्ख की कैसे पिटाई करती हूँ। मछली पकड़ने के चबूतरे पर मौजूद अन्य अधेड़ उम्र के पुरुषों ने आह भरी और सिर हिलाया। वे मास्टर बैटर और मिस्टर क्विकी के दोस्त थे, लेकिन जब वे दोनों आपस में झगड़ने लगते थे तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। वे दोनों मूर्ख फिर से वही कर रहे हैं। क्या हम शांति से मछली पकड़ने नहीं जा सकते और इस काम को खत्म नहीं कर सकते? ये दोनों मूर्ख हर मौके पर एक दूसरे पर क्यों चिल्लाते रहते हैं? मैंने तुमसे कहा था कि हमें उन दोनों को एक साथ आमंत्रित नहीं करना चाहिए था। अब हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। बेचारे खिलाड़ी, ये दोनों बदमाश मछलियों को डरा रहे हैं, तो ये अगले फ्लो पर कैसे जा पाएंगे? शिफॉन, जिसने अभी अभी अपनी तैयारियां पूरी की थीं, ने ऊपर उन दो अधेड़ उम्र के आदमियों की ओर देखा जो एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे मानो वे आपस में लड़ने ही वाले हों।
वह समझ गई थी कि वे अच्छे लोग हैं और वह नहीं चाहती थी कि वे आपस में लड़ें। क्या करे, ये समझ न आने पर उसने विषय बदलने का फैसला किया और पहली बार मिले दोनों चाचाओं के सामने अपने बड़े भाई की प्रतिष्ठा बढ़ाने का सोचा। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करने से दोनों चाचा आपस में लड़ना बंद कर देंगे। शिफॉन ने कहा, मेरा बड़ा भाई भी मछली पकड़ने में माहिर है। उसके पास भी मिस्टर क्विकी जैसा ही एक खिताब है। क्या? मिस्टर क्विकी ने अपनी निगाहें अपने प्रतिद्वंदी से हटाकर शिफॉन की ओर घुमाई। क्या तुम्हारा भी वही पद है जो मेरा है? शिफॉन ने सिर हिलाया। तभी उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। ऐसा लग रहा था मानो वह ये दावा करने वाली हो कि विलियम को उस मुकाम तक पहुंचाने में उसी ने उसकी परवरिश की थी। मास्टर बैटर, जो किसी से हारना नहीं चाहता था, उसने भी शिफॉन की ओर देखा और फिर विलियम की ओर देखा, जिसने अपने मछली पकड़ने के कांटे पर चारा लगाना पूरा कर लिया था। शिफॉन, क्या तुम्हारे बड़े भाई का खिताब मेरे खिताब से ज्यादा शानदार है? मास्टर बैटर ने पूछा। बिल्कुल शानदार, शिफॉन ने जवाब दिया। क्या वह मेरी तरह फुर्तीला है? मिस्टर क्विकी ने पूछा। तुमसे तेज, शिफॉन ने जवाब दिया। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे की ओर देखा क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ी छोटी लड़की क्या कह रही थी। उनका पद क्या है? मास्टर बैटर ने पूछा। मिस्टर क्विकी चुप रहे और शिफॉन के जवाब का इंतजार करने लगे। उन्हें यकीन नहीं था कि उनसे भी तेज कोई हो सकता है। मेरे बड़े भाई का नाम क्विकशॉट है, शिफॉन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मैंने उसे पहले भी कई बार यह कहते सुना है। विलियम, जो मछली पकड़ने के लिए अपनी डोरी फेंकने ही वाला था, शिफॉन की बातें सुनकर लगभग प्लेटफॉर्म से गिर ही गया। सबसे बुरी बात यह थी कि वह नहीं चाहता था कि दूसरे लोग उसके मुख्य पेशे के बारे में बात करें। शिफॉन की बातें सुनकर मास्टर बैटर का चेहरा नरम पड़ गया। फिर वह विलियम की ओर बढ़े और उसके कंधे पर थपथपाया। क्विकशॉट बनना वाकई मुश्किल होता होगा, मास्टर बैटर ने कहा। मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है, नौजवान। लेकिन चिंता मत करो, बस अपनी पूरी कोशिश करो कि तुम उसे रोक सको और तुम ठीक रहोगे। विलियम के होठों का कोना थोड़ा सा हिल गया। वह ये बताने ही वाला था कि शिफॉन सिर्फ मजाक कर रही थी, तभी मिस्टर क्विकी ने उसके दूसरे कंधे पर थपथपाया। तुम मुझसे वाकई तेज हो, मिस्टर क्विकी ने आह भरी। तुम तो 5 सेकंड भी नहीं टिक पाते, है ना? क्या यही कारण है कि तुम टावर पर चढ़ रहे हो? तुम्हारी इच्छा अब तेज निशानेबाज बनने की नहीं है, है ना? प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य लोगों ने भी विलियम की ओर देखा। उनकी आंखों में दया भाव था। कोई बात नहीं, बेटा। तुम्हें कोई न कोई मिल ही जाएगा जो तुम्हारी इन झटपट तस्वीरों की कद्र करेगा। बिल्कुल सही, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं। कौन जाने, तुम काफी आकर्षक हो, इसलिए साथी ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। चूंकि तुम अपने छोटे लिंग से उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकते, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करो। इस तरह वे भी संतुष्ट हो जाएंगे। अन्य अधेड़ उम्र के पुरुषों ने भी विलियम को इसी तरह के प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि क्विक शॉट टावर के सामने से उन्हें उड़ाने के लिए अपना बाजूका दागने ही वाला था। मास्टर बैटर और मिस्टर क्विकी अपनी दुश्मनी भुलाकर विलियम को खुश करने के लिए महिलाओं के साथ अपने किस्से सुनाने लगे। दोनों अधेड़ उम्र के आदमियों ने विलियम को ये बताया कि वे कितने शानदार हैं और महिलाओं को पटाने के लिए वे कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। विलियम ने पलटवार करने की कोशिश की और मास्टर बैटर और मिस्टर क्विकी को बताया कि उसके पहले से ही 4 प्रेमी थे। उनमें से 2 तो राजकुमारियां भी थीं। जब पुरुषों के उस समूह ने विलियम की बातें सुनी तो वे सब खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके लिए विलियम का अपनी शर्मिंदगी को दूर करने का यह आखिरी प्रयास था। एक दूसरे को देखकर उन्होंने विलियम से कहा कि वे महिलाओं को रिझाने के अपने और भी तरीके साझा करने को तैयार हैं। विलियम ने बड़े बुजुर्गों की सारी सलाह सुनी, लेकिन मन ही मन उन्हें अंगूठा दिखाया। चाहे वह कुछ भी कहता, उनमें से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था, इसलिए उस आधे एल्फ ने चुप रहने और मछली पकड़ने का काम जारी रखने का फैसला किया। उन्हें केवल आधा घंटा दिया गया था और वह मास्टर बैटर और मिस्टर क्विकी के साथ बातचीत करने में उस समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। अब जब उनका मूड ठीक हो गया था, तो दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों ने शिफॉन को सिखाया कि मछली पकड़ने की लाइन को पानी में ठीक से कैसे फेंका जाए। गुलाबी बालों वाली लड़की ने उनकी सलाह मानी और उसकी रेखा ने पानी पर गिरने से पहले एक सुंदर चाप बनाया। दोनों अधेड़ उम्र के पुरुषों ने भी अपनी अपनी जालियां डाली। मछली पकड़ने में धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्होंने शिफॉन से बातचीत की और उसे टावर में अपने कारनामों के बारे में बताया। शिफॉन के चारा फेंकने के 1 मिनट बाद छोटी बच्ची के कांटे के पास तैरती हुई गेंद हिलने लगी। इसका मतलब था कि उसने मछली पकड़ ली थी और इससे वह बहुत उत्साहित हो गई। दोनों बूढ़े आदमियों ने भी ये देखा और शिफॉन को बताया कि क्या करना है।
थोड़ी मशक्कत के बाद गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपनी पकड़ी हुई मछली को पानी से बाहर निकाला और उसे प्लेटफॉर्म पर रख दिया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक चांदी की धारी वाली पपफिश, मास्टर बेटर ने हैरानी से कहा। क्या यह इंग्लिश के तल पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे दुर्लभ मछली नहीं है? हाँ, श्री क्विकी ने उत्तर दिया। तुम कमाल हो, शिफॉन। मैं यहाँ सालों से मछली पकड़ रहा हूँ और मैंने अभी तक यह मछली नहीं पकड़ी है। अगर तुम इसे परीक्षक के सामने पेश करोगी तो ये तुम्हारे लिए परीक्षा पास करने के लिए काफी है। सचमुच? शिफॉन ने अविश्वास से पूछा। क्या ये छोटी सी मछली हमें आगे जाने देने के लिए काफी है? जी हाँ, मछली पकड़ने के चबूतरे पर खड़े अधेड़ उम्र के एक व्यक्ति ने जवाब दिया। यह आपके पास होने के लिए काफी है, लेकिन आपके बड़े भाई के लिए नहीं। आप दोनों को अगले तल पर जाने के लिए कम से कम एक और सिल्वर स्ट्राइप्ड पपफिश पकड़नी होगी। ठीक है, शिफॉन ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। यह उसका पहला अनुभव था और उसे इसमें काफी आनंद आया। पानी से भरी बाल्टी में अपनी पकड़ी हुई मछली रखने के बाद गुलाबी बालों वाली लड़की ने एक बार फिर पानी में अपना कांटा फेंका। विलियम किनारे से मुस्कुराते हुए मछली के चारा खाने का इंतजार कर रहा था। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि शिफॉन को मजा आ रहा था। दरअसल उसे हल्की हल्की आवाज में छोटी बच्ची के गाने की गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। 1 मिनट बाद शिफॉन ने एक और मछली निकाली। इस बार यह 1 मीटर से अधिक लंबी सुनहरी मछली थी। क्राउन्ड गोल्डन स्टर्जन, मास्टर बेटर ने घबराकर कहा। यह इस झील की सबसे दुर्लभ मछली है। शिफॉन, तुम कमाल हो। प्लेटफॉर्म पर मौजूद बाकी लोग शिफॉन और क्राउन्ड गोल्डन स्टर्जन के चारों ओर जमा हो गए। उन्होंने इस मछली को केवल चित्रों की किताबों में देखा था, लेकिन कभी जीवित नहीं देखा था। जैसा कि मास्टर बेटर ने कहा था, यह मछली पकड़ने वालों के क्षेत्र में सबसे दुर्लभ मछली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन काल में इस मछली को देख पाऊंगा। रुको, हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। किसके पास रिकॉर्डिंग क्रिस्टल है? मेरे पास एक है। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। शिफॉन बीच में खड़ी थी और उसने अपने हाथों में गोल्डन क्राउन स्टर्जन मछली पकड़ रखी थी। उसने डिवोरर्स गॉन्टलेट पहन रखा था, जिसने मछली को वहीं जकड़ रखा था जिससे वह भाग न सके। विलियम उसके बगल में खड़ा था और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर थपथपा रहा था। 2 किशोरियों के पीछे खड़े बुजुर्ग व्यक्ति रिकॉर्डिंग क्रिस्टल को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये रिकॉर्डिंग क्रिस्टल जल्द ही एंगलर्स हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाला था, इसलिए वे भी रिकॉर्डिंग में अपना चेहरा दिखाने के लिए काफी उत्सुक थे। ऐसा करके वे शिफॉन की शान का आनंद ले सकते थे और आने वाले वर्षों में अपने बच्चों के सामने गर्व से इसका बखान कर सकते थे। योजक चिन्ह। बड़े भाई, चलो फिर से इसी फर्श पर चलते हैं, शिफॉन ने नींद में कहा और अपना सिर विलियम की छाती पर टिका दिया। ठीक है, विलियम ने जवाब दिया और उसके सिर पर थपथपाया। 51वीं मंजिल खाली करने के बाद हम यहाँ वापस आते हैं। ओह, शिफॉन ने अपनी आंखें बंद की और सो गई। वह बहुत थकी हुई थी। अपनी पकड़ी हुई मछली को परीक्षक के पास ले जाने के बाद उन्हें 10,000 टोकन का इनाम मिला। शिफॉन को मछुआरों के क्षेत्र में सबसे दुर्लभ मछली पकड़ने के लिए अतिरिक्त 10,000 टोकन दिए गए। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी वे दोनों तुरंत नहीं गए। विलियम को लगा कि अगर वे अभी चले गए तो ये ठीक नहीं होगा। उसे समझ आ गया था कि शिफॉन जाना नहीं चाहती थी और थोड़ी देर और मछली पकड़ना चाहती थी। विलियम ने सोचा कि मछली पकड़ना जारी रखना और शिफॉन को टावर में खुशी के एक दुर्लभ दिन का आनंद लेने देना बुरा विचार नहीं था। फिर वे उन बूढ़े आदमियों के साथ मछली पकड़ने के चबूतरे पर लौट आए, जो परीक्षक के पास उनके साथ गए थे। शिफॉन ने कई अन्य दुर्लभ मछलियां पकड़ी, लेकिन उसे एक भी गोल्डन क्राउन स्टर्जन नहीं मिली। हालांकि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। विलियम की शिफॉन से मुलाकात के बाद पहली बार हाफ एल्फ ने उसके प्यारे चेहरे पर मुस्कान की झलक देखी। विलियम चाहता था कि शिफॉन को टावर में मौज मस्ती करने के और भी मौके मिले और उसके चेहरे को खुशी से दमकते हुए देखे। अध्याय 598 पुरुषों का पारखी। क्रेटोर साम्राज्य की राजधानी अजमार में टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस शुरू हुए 2 सप्ताह बीत चुके हैं। इस आयोजन में शामिल हुए हजारों लोगों में से केवल 31 ही बचे थे। राजकुमार मैक्सिमिलियन और राजकुमार जेसन ही क्रेटोर साम्राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे जो इस समय तक टिके रहे थे। जहां तक एल्फ्स और दानव जाति की बात है, दोनों तरफ से 3-3 ही बचे थे। केनेथ उन 3 एल्फ्स में से एक था जो टूर्नामेंट में काफी आगे तक पहुंचने में कामयाब रहा। राजकुमारी सिडोनी, ऐश और मोर्गाना ये पता नहीं लगा पाई कि केनेथ अपने विरोधियों से कैसे निपट पाया था। केनेथ की सभी लड़ाइयां एक ही तरह से समाप्त होती थीं, जिससे तीनों लड़कियां बेबस हो जाती थीं।
उन्हें लगा था कि चांदी जैसे बालों वाला ये सुंदर लड़का अंत तक जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन उन्होंने केनेथ की क्षमता को बहुत कम आंका था। टूर्नामेंट के दौरान राजकुमारी सिडोनी और ऐश ने कई बार उससे संपर्क किया, लेकिन वे उससे कोई और जानकारी हासिल नहीं कर सके। विलियम का पूर्व रूममेट चुप था और इस बात पर अड़ा था कि वह अपना संदेश केवल विलियम तक ही पहुंचाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जीतना नहीं चाहिए। राजकुमारी सिडोनी के मन के दायरे से मोर्गाना ने उस सुंदर लड़के को घूर कर देखा। केनेथ ने कई बार कहा था कि वह विलियम की फ्रीसिया की राजकुमारी से सगाई तोड़ देगा, जिससे दोनों खूबसूरत महिलाएं बेहद क्रोधित हो गई थीं। राजकुमारी सिडोनी ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने विलियम से वादा किया था कि वह उस युवक को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगी, इसलिए उन्हें बाकी प्रतियोगियों पर भरोसा था। आज के मुकाबले के बाद 17 प्रतिभागियों को अलग अलग समूहों में रखा जाएगा जब तक कि उनमें से एक ही न बच जाए, एशे ने किनारे से टिप्पणी की। दर्शकों के पसंदीदा तो जाहिर तौर पर प्रिंस मैक्सिमिलियन और प्रिंस जेसन हैं। हालांकि उनके प्रतिद्वंदी भी कमजोर नहीं हैं। मुझे लगता है कि दोनों को ही फाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमारी सिडोनी ने एक बार फिर सहमति में सिर हिलाया। इस स्तर तक पहुंचने वाले सभी योद्धा महाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से आए युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनमें से कोई भी टूर्नामेंट का विजेता बन सकता था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि केनेथ या राजकुमार जेसन अंत तक टिके रहें। दोनों का इरादा विलियम के साथ उसकी सगाई तोड़ने का था। स्वाभाविक रूप से राजकुमारी सिडोनी तब भी नहीं मानेगी, भले ही क्रेटोर साम्राज्य का सम्राट सचमुच उनकी इच्छा पूरी कर दे। वह अपने भावी पति के रूप में चुने गए अर्धेल्फ से संबंध तोड़ने के बजाय दक्षिणी महाद्वीप लौटना पसंद करेगी। 31 खिलाड़ी अपने अपने निर्धारित मैदानों पर पहुंच गए। चूंकि यह एक विषम संख्या थी, इसलिए उनसे पर्ची निकालने के लिए कहा गया, क्योंकि उनमें से एक को बिना किसी शुल्क के अगले चरण में जाने का मौका मिलेगा। केनेथ ने मतपेटी से एक सुनहरी गेंद निकाली, जिसे देखकर राजकुमारी सिडोनी और मोर्गाना ने निराशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। जैसे ही केनेथ को उनकी निगाहों का एहसास हुआ, उसने उनकी ओर देखा और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए सुनहरी गेंद को उनकी ओर लहराया। कितना घिनौना कमीना है! इतना भाग्यशाली कैसे है? क्या उसने धोखा दिया? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं। राजकुमारी सिडोनी ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मतपेटियों में विशेष चिन्ह अंकित हैं जो किसी को भी धोखाधड़ी करने से रोकते हैं। उसके लिए इस नियम को दरकिनार करना असंभव है। मोर्गाना ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए और उस एल्फ को घूर कर देखा जिसे उसने अपना जानी दुश्मन मान लिया था। सभी खिलाड़ियों को मतपत्र मिलने के बाद मैच शुरू हुए। 1 घंटे से भी कम समय बाद 17 प्रतियोगी शेष रह गए। प्रिंस मैक्सिमिलियन क्रेटोर साम्राज्य, राजकुमार जेसन क्रेटोर साम्राज्य, केनेथ जिन एशलेट सिल्वरमून महाद्वीप, पल मैकलीन सिल्वरमून महाद्वीप, जैक नोल्स सिल्वरमून महाद्वीप, जैनहास्ट वेलाटियरी राक्षसी महाद्वीप, अलेनस्का लाफिट डेमोनिक कॉन्टिनेंट, एलिजा ब्लैकथॉर्न राक्षसी महाद्वीप, एपहेमेरा फॉर्चुना गुन्नार फेडरेशन एडेलवाइस, लूथर लूना गुन्नार संघ क्विंस, फ्रेडरिक मस्लिन ज़िलेस्का साम्राज्य बीस्टेकिन, जेरेड टूसेंट ज़िलेस्का साम्राज्य बीस्टेकिन, लिलिथ लिन अरेस साम्राज्य अमेजन, ताशा हेज अरेस एम्पायर अमेजन, गेड वॉकर टैंसा एम्पायर, अलनॉन मोस्ले रिंसेविन साम्राज्य, सिल्वानस राहल हाले एम्पायर बोना। योजक चिन्ह। फाइनल मैच समाप्त होने के बाद सम्राट लियोनिडास खड़े हुए और प्रतियोगियों को बधाई दी। युवा पीढ़ी की प्रतिभा को देखे हुए काफी समय हो गया है, सम्राट लियोनिडास ने कहा। उनकी आवाज एक जादुई उपकरण के प्रयोग से पूरे अखाड़े में गूंज उठी। टूर्नामेंट का अंतिम चरण शुरू होने वाला है और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपके आगामी मुकाबलों का इंतजार कर रहा हूं। दर्शक एक साथ खुशी से झूम उठे क्योंकि वे भी अंतिम प्रतियोगियों के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित थे। अगले मुकाबले एक दिन बाद होने थे, लेकिन उससे पहले प्रत्येक प्रतियोगी को एक बार फिर पर्ची निकालने के लिए कहा गया ताकि उन्हें 4 टीम समूहों में से किसी एक में रखा जा सके, जिनमें से केवल एक ही विजेता बनेगा। इसके बाद एलीट 4 सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगे। मैच हारने पर भी उन्हें इवेंट के प्रायोजकों की ओर से शानदार पुरस्कार मिलेंगे। अपने नंबर चुनने के बाद अखाड़े के केंद्र में एक विशाल प्रोजेक्शन दिखाई दिया, जिसमें प्रतियोगियों के नाम और उनके संबंधित वर्ग दिखाए गए थे। योजक चिन्ह। कोष्ठक ए, प्रिंस मैक्सिमिलियन, प्रिंस जेसन, पल मैकलीन, अलेनस्का लाफिट, ब्रैकेट बी, केनेथ जिन एशले, जेरेड टूसेंट, ताशा हेज, ज़ानहास्ट वेलेटिएरी, एलिजा ब्लैकथॉर्न सीड प्लेयर, ब्रैकेट सी, एपहेमेरा फॉर्चुना, जैक नोल्स, फ्रेडरिक मैस्लिन, सिल्वानस राहल, ब्रैकेट डी, लिलिथ लिन, अलनन मोस्ले,
जेड वॉकर, लूथर लूना। प्रेटोरियन तब निराश हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके दोनों राजकुमार एक ही डिवीजन में हैं। इसका मतलब था कि उनमें से केवल एक ही अगले दौर में पहुंचकर सेमीफाइनल में मुकाबला कर पाएगा। प्रेटोर शाही परिवार के सदस्यों ने भी अंतिम चरण में प्रतियोगियों की अंतिम रैंकिंग देखकर ऐसा ही महसूस किया। अधिकांश दर्शक काफी आश्चर्यचकित थे क्योंकि टूर्नामेंट में भाग लेने वालों में से एल्फ जाति ने केवल 4 प्रतिनिधि भेजे थे। उनमें से 3 प्रतियोगिता में सफल रहे, जिससे ये साबित हुआ कि सिल्वरमून महाद्वीप अभी भी एक शक्तिशाली महाद्वीप है। एल्व्स के नेता जैक नोल्स काफी निराश थे। उन्होंने दक्षिणी महाद्वीप के युद्ध में लड़ने वाले हाफ एल्फ की कहानी सुनी थी और उससे युद्ध में लड़ने की इच्छा रखते थे। हालांकि विलियम का नाम मानव विरोधी गुट के लिए भय का कारण था, लेकिन जो लोग मानव नायक मैक्सवेल को अपना आदर्श मानते थे वे विलियम को बहुत सम्मान देते थे। ये भी कहा जा सकता है कि जैक के क्रेटोर साम्राज्य की यात्रा का कारण महान चरवाहे से मिलना था। वह अपने आदर्श से मिलना चाहता था, जिसने सिल्वरमून महाद्वीप के रक्षकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उससे पूछना चाहता था कि क्या वह जीवन भर के लिए उसका शपथित भाई बन सकता है। अमेजन राजकुमारी लिलिथ लिन ने लालच भरी नजरों से अन्य प्रतियोगियों को देखा। वह अमेजन महारानी के साथ क्रेटोर साम्राज्य में शक्तिशाली पुरुषों की तलाश में आई थी, जिन्हें वे अपने साम्राज्य में वापस ले जा सकें। अमेजन एक ऐसी जाति थी जिसमें केवल महिलाएं ही थीं। उनकी देवी के आशीर्वाद से वे केवल लड़कियों को ही जन्म दे सकती थीं। इसी कारण वे हमेशा बलवान पुरुषों की तलाश में रहती थीं, जिन्हें वे सम्मानपूर्वक या बलपूर्वक अपने साथी के रूप में आमंत्रित करती थीं ताकि वे ऐसे बलवान व्यक्तियों को जन्म दे सके जो उनके साम्राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ा सकें। उनके लिए टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस ताकतवर पुरुषों को खोजने का सबसे सही स्थान था। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे किस जाति के हैं। वे इंसान, एल्फ, दानव, बौने, जीव जंतु या किसी भी अन्य जाति के हो सकते थे। अंततः उनकी संतानें हमेशा इंसानी लड़कियां ही होती, इसलिए वे नस्ल को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करते थे। उन्हें बस ताकत की परवाह थी। पुरुष जितना ताकतवर होता वे उसे अपना साथी बनाना चाहते थे। अमेजन की महारानी मुस्कुराते हुए अपनी वीआईपी सीट से नीचे देख रही थी। उन्होंने फाइनलिस्टों में से कुछ लोगों को पहले ही चुन लिया था। भले ही वे हार जाएं, फिर भी वह उन्हें अपने साथ अमेजन साम्राज्य में वापस आने का निमंत्रण देंगी। केनेथ शिन एशले, अमेजन की संप्रभु महारानी एंड्रास्टे ने सोचा, वह निश्चित रूप से उन वंशजों में से एक होगा जिन्हें मैं इस टूर्नामेंट के समाप्त होने के बाद अरेज के पास वापस लाऊंगी। महारानी एंड्रास्टे ने केनेथ की असामान्यताओं को देखा और उन्हें लगा कि वह एक बहुत ही दुर्लभ वंश का व्यक्ति है। अमेजन महिलाओं में अपने पिता के वंश की अनूठी शक्तियों को जागृत करने की क्षमता होती है। इसी वजह से वे उन लोगों को महत्व देते थे जो प्रभावशाली परिवारों से आते थे और जिनके पास अपने वंश के लिए विशिष्ट क्षमताएं होती थीं। महारानी के लिए केनेथ एक सेब की तरह था जिसे वह हर हाल में खाना चाहती थी। धैर्य रखो, महारानी एंड्रास्टे ने सोचा। अधिकतम टूर्नामेंट 2 सप्ताह में समाप्त हो जाएगा। मुझे पहले से ही आवश्यक तैयारियां करनी होंगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो सीड हम वापस ले जा रहे हैं वे हमारी पकड़ से बाहर न निकल सके। अफसोस की बात है कि वो विलियम लड़का यहाँ नहीं है। मैंने उसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। महारानी एंड्रास्टे ने आह भरी। अपने विशाल सूचना नेटवर्क के कारण उन्हें विलियम का नाम और दक्षिणी महाद्वीप में उनकी उपलब्धियों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। यदि उन्हें विलियम और केनेथ में से किसी एक को चुनना होता तो वे निश्चित रूप से लाल बालों वाले किशोर को ही आदर्श विकल्प मानती। अमेजन महारानी सोफे पर पीछे की ओर झुक गईं, उनकी निगाहें अपनी बेटी लिलिथ पर टिक गईं। महारानी एंड्रास्टे को पूरा विश्वास था कि उनकी बेटी ही टूर्नामेंट की विजेता बनेगी। उसकी एकमात्र चिंता ये थी कि कहीं उसकी लाडली बेटी अत्यधिक लालची न हो जाए और सेमीफाइनल मैच शुरू होने से पहले हंगामा न खड़ा कर दे। लिलिथ, जो अखाड़े में खड़ी थी, फाइनल में पहुंचे प्रतियोगियों के चेहरों को ध्यान से देख रही थी, मानो वह किसी पारखी की तरह खाने के लिए सबसे उत्तम व्यंजन की तलाश कर रही हो। जब उसकी नज़र केनेथ पर पड़ी तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। केनेथ ने लिलिथ की विशिष्टता को लंबे समय से महसूस किया था। उसे इस बात से राहत मिली कि अमेजन योद्धा उस श्रेणी में नहीं थी जिसमें वह खुद आता था। चांदी जैसे बालों वाले उस किशोर ने अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था। कहीं ऐसा न हो कि उसे घूर रही युवती कुछ शरारत करने की कोशिश करे। लिलिथ ने नाक सिकुड़ी और केनेथ को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि वह देखने में काफी आकर्षक था, लेकिन उसे नाजुक दिखने वाले लड़के पसंद नहीं थे। उसके लिए आदर्श पुरुष प्रभावशाली और अभिमानी होना चाहिए। वह ऐसी लड़की थी जो सज्जन पुरुषों की तुलना में बदमाश लड़कों को पसंद करती थी।
अपने आसपास के लोगों को गौर से देखने के बाद लिलिथ मुस्कुराई क्योंकि कुछ लोग उसकी दिलचस्पी जगा रहे थे। वह जानती थी कि उन्हें पीट पीट कर वश में करने के बाद वे खुशी खुशी उसके साथ अमेज़न साम्राज्य चले जाएंगे, जहां वे उसके खिलौने बनकर रहेंगे जब तक कि उसे कोई बेहतर साथी नहीं मिल जाता। अध्याय 599 विलियम वॉन आयनसेवर्थ लॉन्च। बेबीलोन की 25वीं मंजिल पर एक उन्मादी हंसी गूंज उठी। एक शक्तिशाली लेजर किरण ने कई असंख्य राक्षसों को सुनहरी रोशनी में नहला दिया और वे नष्ट हो गए। विलियम एक विशाल रोबोट के कॉकपिट के अंदर से व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेर रहा था, क्योंकि वह सैकड़ों असंख्य राक्षसों का सामना कर रहा था जो उसे नष्ट करने के लिए निकले थे। उसे इतने लंबे समय से इतना आनंद नहीं मिला था और उसने इस मौके का भरपूर लुत्फ उठाने की योजना बनाई थी। योजक चिन्ह। कुछ घंटे पहले कई कठिनाइयों के बाद विलियम और शिफॉन सृष्टि के तल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आधे एल्फ ने एक सुंदर लड़की की जान बचाई जिसका पीछा शाही वर्दी पहने कुछ लोग कर रहे थे। उनकी जमकर पिटाई करने के बाद 25वीं मंजिल पर शासन करने वाले शासक परिवार के एक युवा स्वामी वहां पहुंचे। नवागंतुक ने तुरंत विलियम को अपने रास्ते में आने के लिए फटकार लगाई। तुम यहाँ नए होगे, ज़ेनहास्ट कोल्टन ने विलियम को घूरते हुए कहा। मेरी छोटी बहन को रिहा करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वाकर उम्रकैद करवा दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे बंधक बनाने की? छोटी बहन। विलियम ने पलकें झपकाईं और उस युवती को देखा जो जोंक की तरह उससे चिपकी हुई थी। गहरे भूरे बालों वाली खूबसूरत लड़की ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और विलियम को ऐसे देखा मानो उसे अपना राजकुमार मिल गया हो। मेरा हीरो। ज़ेनहास्ट की छोटी बहन मारिसा कोल्टन ने अपना सिर विलियम की छाती पर रख दिया, जिससे ज़ेनहास्ट गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अरे कमीने, मेरी बहन को अभी छोड़ दे। ज़ेनहास्ट दहाड़ा। विलियम ने अपने से चिपकी हुई उस खूबसूरत परजीवी से खुद को अलग करने की कोशिश की क्योंकि वह उन शासक परिवारों की सूची में एक और परिवार को शामिल नहीं करना चाहता था जो उसकी जान के पीछे पड़े थे। अग्निसमुदाय के साथ संघर्ष काफी परेशानी भरा था, इसलिए यदि संभव हो तो वह इस तरह की स्थिति से यथासंभव बचना चाहेंगे। विलियम ने लाख कोशिश की लेकिन मारिसा ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। हाफ एल्फ ने बल प्रयोग करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि इससे लड़की को चोट लग सकती है और कोल्टन परिवार के साथ उसका टकराव हो सकता है। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा था कि मेरी छोटी बहन को छोड़ दो। शांत हो जाओ भाई। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि तुम्हारी बहन ही है जो तुम्हें जाने नहीं देना चाहती? किनारे से देख रही शिफॉन ने भौहें चढ़ा ली। मैरिसा विलियम से चिपकी हुई थी और इससे उसे चिड़चिड़ाहट हो रही थी। उसकी तेज नाक की वजह से वह समझ गई थी कि कोल्टन परिवार की बेटी ने इत्र लगाया हुआ है। इत्र की खुशबू विलियम के कपड़ों में समा गई थी, मानो उसे अपना आदमी बता रही हो। बेशक ये बात शिफॉन ने मान ली थी। असल में मारिसा को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। बिग ब्रदर मेरा है, शिफॉन ने सोचा। मेरा। गुलाबी बालों वाली लड़की आगे बढ़ी और उसने जबरदस्ती उस खूबसूरत लड़की को विलियम से अलग कर दिया, जिसने हाफ एल्फ के कपड़ों को सूंघना शुरू कर दिया था। हे, ज्यादा जोर से मत खींचो, मारिसा चिल्लाई जब शिफॉन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उसके राजकुमार से दूर खींच लिया। शिफॉन ने लड़की की बकवास पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत उस चोर बिल्ली को ज़ेनहास्ट की ओर धकेल दिया, जिसने जल्दी से उसे मजबूती से गले लगा लिया। उस कीड़े से निपटने के बाद शिफॉन विलियम से लिपट गई और अपना सिर उसकी छाती पर रख लिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और उसके कपड़ों पर बसी खुशबू को सूंघने लगी। गुलाबी बालों वाली वह लड़की अपनी निगरानी में किसी अनजान लड़की को अपने बड़े भाई को नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहती थी। विलियम अपना सिर खुजा रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। अंत में उसने शिफॉन को गोद में उठाया और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि भाई बहन की जोड़ी के साथ उसका ये किस्सा यहीं खत्म नहीं होगा। योजक चिन्ह। विलियम द्वारा ठुकराई गई मारिसा बेहद गुस्से में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके परिवार के वर्चस्व वाले उस सदन में कोई उसकी बातों को ठुकराने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इसी वजह से वह अपनी नौकरानियों और अपने अति सुरक्षात्मक बड़े भाई ज़ेनहास्ट को साथ लेकर मुकदमे के मैदान में गई। मैरिसा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ेनहास्ट ने पूछा। कहीं तुम उन दोनों खिलाड़ियों के लिए मुसीबत खड़ी करने की योजना तो नहीं बना रही हो? मैरिसा ने अपना सिर घुमाया और अपने बड़े भाई को घूर कर देखा। बचपन से ही उसके परिवार ने उसे बहुत लाड़ प्यार दिया था। इसी वजह से उसे हमेशा अपनी मनचाही चीज पाने की आदत पड़ गई थी, चाहे इसके लिए उसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। वह जानती थी कि चाहे वह कुछ भी करे, उसके माता पिता और उसका भाई उसकी गलतियों को सुधार देंगे। तो फिर क्या हुआ?
मारिसा ने मुंह बनाते हुए कहा। बड़े भाई, उस छोटी लड़की ने मुझे तंग किया। उसकी वजह से मेरे हाथ में अभी भी दर्द है। मारिसा ने अपना लाल हुआ हाथ ज़ानहास्ट को दिखाया, जिससे ज़ानहास्ट की निगाहें नर्म पड़ गईं। उस अजनबी से लिप्ट जाना तुम्हारी गलती थी, ज़ानहास्ट ने जवाब दिया। क्या तुम दादी की चेतावनी भूल गई थी? अगर तुम किसी लड़के का हाथ पकड़ोगी तो गर्भवती हो सकती हो। अपने भाई का जवाब सुनकर मारिसा के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। बड़े भाई, मैं अब बच्ची नहीं हूं जिसे आप ऐसी बकवास बातों से बेवकूफ बना सकें। मारिसा गुस्से से बोली। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मेरे रास्ते से हट जाए। मारिसा गुस्से में वहां से चली गई। उसे पता था कि विलियम और शिफॉन अभी अभी सृष्टि के तल पर पहुंचे हैं। इसलिए उसने सीधे परीक्षण स्थल की ओर जाने का फैसला किया, जहां अगले तल पर जाने के लिए परीक्षाएं ली जानी थी। सृजन तल एक अनोखा तल था। इस तल पर लोग एक दूसरे से लड़ते थे। हालांकि साधारण लड़ाई के बजाय प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कुछ भी सृजन करने की अनुमति थी। बेशक इस कानून की कुछ सीमाएं हैं। वे केवल उन्हीं चीजों को याद कर सकते थे जो उन्हें कंठस्थ थीं। मारिसा भले ही लड़ाकू न हो, लेकिन वह एक विद्वान थी। उसने कई प्राचीन पुस्तकें पढ़ी थीं और उनसे बहुत कुछ सीखा था। इसी कारण उसे खिलाड़ियों के लिए अगले तल तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा माना जाता था। जब भी मारिसा मुकदमे के मैदान में होती थी तो खिलाड़ी, जो उसकी बदनामी के बारे में जानते थे, अपनी मुलाकात रद्द कर देते थे और उसके परिसर छोड़ने तक इंतजार करते थे। उसके बाद ही वे मुकदमे के लिए नियुक्त परीक्षक को चुनौती देते थे। जैसे ही मारिसा ट्रायल ग्राउंड पहुंची, उसने भीड़ में विलियम और शिफॉन को तुरंत देख लिया। जैसे ही वह परीक्षा शुरू करने वाले परीक्षक की ओर बढ़ी, उसके सुंदर चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। मैं अब यहां से कार्यभार संभालूंगी, मारिसा ने घोषणा की। आप पद छोड़ सकते हैं। युवती, आप यहां क्या कर रही हैं? परीक्षक हकलाते हुए बोला। क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा कि मैं यहां का कार्यभार संभालूंगा। पीछे हट जाओ। समझ गया। मेरी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूं। मारिसा ने नाक सिकोड़ी और पोडियम पर चढ़ गई। फिर उसने अपना ध्यान शिफॉन पर केंद्रित किया, जो उसे गुस्से से देख रही थी। अरे कुतिया, मैं तुझे सबक सिखाऊंगी कि मुझसे पंगा लेने की क्या जरूरत है। मारिसा ने मन ही मन शिफॉन को कोसते हुए कहा। उस परेशान करने वाले गुलाबी कीड़े को देखने के बाद मारिसा ने अपना ध्यान उन अन्य खिलाड़ियों की ओर मोड़ दिया जो परीक्षा देने वाले थे। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, खिलाड़ी मारिसा के क्रोध के डर से तुरंत वहां से चले गए। केवल विलियम और शिफॉन ही वहीं रुके रहे, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि मारिसा के परीक्षक बनने पर परीक्षा पास करना कितना मुश्किल होता है। अब मैं इस परीक्षा के बारे में विस्तार से बताऊंगी, विलियम की ओर देखते हुए मारिसा ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, इस तल को सृजन का तल कहा जाता है। इस क्षेत्र में हर कोई शून्य से कुछ भी बना सकता है और युद्ध में उसका उपयोग कर सकता है। पास होने के लिए आपको मुझे और मेरे बड़े भाई को युद्ध में हराना होगा। चिंता मत करो, हम तुम पर रहम करेंगे। मारिसा मन ही मन हंसी। हालांकि उसने कहा था कि वह आराम से काम लेगी, लेकिन उसका विलियम और उस घृणित गुलाबी कीड़े को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। वह विलियम को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगी, ताकि उसे अपनी ताकत का एहसास करा सके। अपने हाथ के इशारे से मारिसा ने उस विशेषाधिकार को सक्रिय कर दिया जो उसके परिवार को फ्लो के संरक्षक द्वारा प्रदान किया गया था। विलियम और शिफॉन खुद को एक बंजर भूमि में पाए। वातावरण काफी सुनसान था और काले बादलों ने आसमान को ढक रखा था। मारिसा और ज़ानहास्ट अपने प्रतिद्वंद्वियों से 200 मीटर दूर खड़े थे। बड़े भाई को विलियम और शिफॉन पर दया आ रही थी, क्योंकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें किस चीज का सामना करना पड़ेगा। भले ही वह अपनी छोटी बहन की मदद न करे, फिर भी दोनों खिलाड़ी उसे हरा नहीं पाएंगे, चाहे पहले सभी खिलाड़ी युद्ध में उनकी मदद ही क्यों न करें। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि यह फर्श कैसे काम करता है, मारिसा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ ही सेकंड बाद उसके पीछे दर्जनों विशालकाय जानवर प्रकट हो गए। ये देखकर विलियम के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे। सिस्टम ने उसे बताया था कि मारिसा द्वारा बनाए गए सभी जानवर मायरीड बीस्ट्स थे। अब जब आपने देख लिया है कि यह परीक्षण कैसे काम करता है, तो मैं आपको 1 मिनट का समय देती हूँ ताकि आप कुछ ऐसा बना सके जिसका उपयोग आप मेरे खिलाफ जीतने के लिए कर सके, मारिसा ने कहा। वह आत्मविश्वास से भरी हुई थी, क्योंकि वह इससे पहले अनगिनत बार इस तरह के मुकाबले में खड़ी हो चुकी थी। वह खूबसूरत लड़की इस निराशाजनक स्थिति में विलियम क्या कर सकता है, ये जानने के लिए उत्सुक थी। मुझे एक बात की पुष्टि करने दीजिए, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, है ना? विलियम ने पूछा। हाँ, मारिसा ने सिर हिलाया।
लेकिन यह ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी हो। आप ऐसी चीज नहीं बना सकते जो अस्तित्व में ही न हो। ठीक है, विलियम मुस्कुराया। उसने व्यापारी संघ से प्रत्येक मंजिल की जानकारी खरीदी थी और उसे सृजन की शक्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी थी, जिसमें 25वीं मंजिल विशेषज्ञता रखती थी। दरअसल वह इस मंजिल पर जाने के लिए उत्सुक था क्योंकि उसे अपने पिछले जीवन में एक चीज की कमी खल रही थी। विलियम ने बचपन से ही एक विशाल रोबोट की सवारी करने का सपना देखा था। आधे एल्फ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी कल्पना को बेकाबू होने दिया। हवा कांप उठी और उसके पीछे एक विशालकाय रोबोट प्रकट हुआ जो किसी राक्षस जैसा दिखता था। विलियम ने शिफॉन का हाथ पकड़ रखा था, तभी प्रकाश की एक किरण उनकी ओर तेजी से बढ़ी। कुछ ही क्षणों में हाफ एल्फ ने खुद को एक कॉकपिट के अंदर पाया, जिसके हाथों में एक प्लेस्टेशन कंट्रोलर था। कॉकपिट 2 सीटों वाला था और शिफॉन आराम से उसके पीछे बैठी थी। विलियम की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उसने अपने कंट्रोलर का बटन दबाया। गंडमन चलने लगा, जिससे हाफ एल्फ बेहद उत्साहित हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, विलियम एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराया जिसे अपना पसंदीदा खिलौना मिल गया हो। विलियम वॉन आइनसेवर्थ लॉन्चिंग। विशालकाय रोबोट की पीठ पर लगे रॉकेट बूस्टर गर्जना करते हुए चालू हो गए। फिर वह अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ा। मेरिसा और ज़ानहास्ट ने अपने सामने मौजूद उस अज्ञात धातुई प्राणी को देखा। उन्होंने ऐसी कोई चीज पहली बार देखी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्हें लगा कि विलियम के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए उन्हें इस लड़ाई को गंभीरता से लेना होगा। अध्याय 600 एक शैतान की मुस्कान। शिफॉन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। 1 मिनट पहले वह अपने बड़े भाई के बगल में खड़ी थी, अगले ही पल वह एक कुर्सी पर बेल्ट से बंधी हुई बैठी थी। विलियम की हंसी उसके कानों तक पहुंची जब गंडमन निडर होकर उन दर्जनों असंख्य राक्षसों की ओर बढ़ा जिनसे उससे लड़ना था। गॉडजिला से मिलता जुलता एक राक्षस विशालकाय रोबोट पर दहाड़ा और आग उगल दी। विलियम ने अपने कंट्रोलर में जॉयस्टिक को हिलाते हुए व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी और आसानी से राक्षस के हमले से बच निकला। सिस्टम, मुझे बताओ कि हमारे पास इस समय कौन कौन से हथियार हैं और उनका उपयोग कैसे करना है, विलियम ने आदेश दिया। समझा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। फिलहाल विलियम इलाके में पैतरेबाजी करते हुए गंडमन की गति का परीक्षण कर रहा था। उसकी ओर कई जादुई हमले हुए, लेकिन उसने आसानी से उन सभी को चकमा दे दिया। ये देखकर कि उनके हमले कारगर नहीं हो रहे हैं, असंख्य जानवरों ने विलियम से आमने सामने की लड़ाई करने का फैसला किया। ये वही क्षण था जब सिस्टम ने उस विशाल रोबोट का विश्लेषण पूरा कर लिया जिसे विलियम वर्तमान में नियंत्रित कर रहा था। गैंडम के हथियारों का विश्लेषण पूरा हुआ। बीम कृपाण, प्लाज्मा बीम तोपें, रेलगन, बीम राइफल, वुलखांस, सीने पर लगने वाली गैटलिंग बंदूकें, होमिंग मिसाइलें। क्या मेजबान अधिकतम प्रदर्शन के लिए गंडमन के साथ सिंक्रोनाइज करना चाहेगा? हाँ नहीं, विलियम ने बिना सोचे समझे सिंक्रोनाइजेशन के लिए सहमति दे दी। सिस्टम द्वारा विलियम और गंडमन के बीच सफलतापूर्वक कनेक्शन स्थापित करने के तुरंत बाद लाल बालों वाले उस किशोर को ऐसा लगा मानो पूरा विशाल रोबोट उसका शरीर बन गया हो। उसे इसकी क्षमताओं और इसके हथियारों के उचित उपयोग और मारक क्षमता का भली भांति ज्ञान था। उसके दिमाग में उस संक्षिप्त जानकारी के आदान प्रदान के बाद विलियम के चेहरे पर मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं हमेशा से इसे एक बार आजमाना चाहता था, विलियम ने सोचा, मानो उसके मन में एक विचार पनप रहा हो। यह एक तरह का जागरण था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तुरंत ही उसकी एकाग्रता में जबरदस्त वृद्धि हुई और उसकी इंद्रियों ने पूरे युद्ध क्षेत्र को अपने दायरे में ले लिया। सिस्टम ने स्वचालित रूप से उसकी ओर आ रहे असंख्य जीवों को लॉक ऑन कर लिया था और विलियम के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। बीम राइफल और रेलगन, गोली चलाओ, विलियम ने अपने कंट्रोलर के बटन दबाते हुए चिल्लाया। गंडमन से कई लेजर किरणें निकली। असंख्य राक्षसों को बचने का समय नहीं मिला और उनके सिर तरबूज की तरह फट गए। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। विलियम ने गंडमन की बीम कृपानें निकाली और बचे हुए असंख्य राक्षसों पर आमने सामने की लड़ाई में हमला कर दिया। एक ही वार में उसने 5 मीटर ऊंचे काले शल्क वाले सेबरटूथ टाइगर का सिर काट दिया। सेबरटूथ टाइगर तेज था, लेकिन विलियम के विशालकाय रोबोट जितना तेज नहीं था, जिसकी पीठ पर रॉकेट बूस्टर लगे हुए थे। अपनी दानव सेना को खतरनाक गति से घटते देख मारिसा ने तुरंत और दानवों को बुलाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। पहले एक अकेला दानव ही उन खिलाड़ियों को डराने के लिए काफी था जो बदकिस्मती से मारिसा के परीक्षार्थी होते थे। अब उसने विलियम और शिफॉन के मुकदमे में सफल होने की संभावनाओं को कुचलने के लिए 30 से अधिक असंख्य राक्षसों को बुलाया। हालांकि उसकी आंखों के सामने जो दृश्य चल रहा था
वह उसके मन में बनी कल्पना से बिल्कुल भिन्न था। ये हो ही नहीं सकता, मारिसा हकलाते हुए बोली। ये क्या चीज है? ज़ेनहास्ट भी अपनी आंखों से जो देख रहा था उससे अचंभित था। ऐसा दृश्य वह पहली बार देख रहा था और इसने उसकी सामान्य बुद्धि को झकझोर दिया। हालांकि कोल्टन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते वे पीछे हटने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। उनकी लड़ाई ट्रायल ग्राउंड के बाहर प्रदर्शित की जा रही थी और हर कोई वास्तविक समय में लड़ाई देख सकता था। जो खिलाड़ी पहले ही जा चुके थे वे आश्चर्य से अपना मुंह खुला नहीं रख पा रहे थे। उनमें से कुछ तो विलियम के गंडम को विशेष रूप से ध्यान से देख रहे थे, इस उम्मीद में कि वे भी वैसा ही गंडम बना सकें और अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकें। बहन, जमीनी जीवों को बुलाने पर ध्यान दो, ज़ेनहास्ट ने आदेश दिया। मैं हवाई जीवों को बुलाऊंगा। मेरिसा को आदेश सुनना पसंद नहीं था, लेकिन इस समय वह अपने भाई से बहस करने की स्थिति में नहीं थी। उसने बस सिर हिलाया और उन सभी मिलेनियल और मायरीड बीस्ट्स को बुला लिया जिन्हें उनके परिवार ने पिछले हजारों वर्षों से दर्ज किया था। जल्द ही युद्ध के मैदान में 1000 से अधिक राक्षस प्रकट हुए। उनमें से आधे हवा में उड़ रहे थे और बाकी जमीन पर तेजी से आगे बढ़ते रोबोट के जितना संभव हो सके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। विलियम और शिफॉन की यात्रा देख रहे उगवे, जोड और यवेस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। छोटे कछुए ने जिस खीरे को पहले ही काट लिया था वह सदमे के कारण उसके मुंह से गिर गया।